वेलकम टू डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। आज हम इस डिस्कशन को मॉर्निंग में कर रहे हैं जल्दी, बिकॉज आई हैव सम अदर प्रायोरिटीज टुडे। ठीक है, सो मुझे आज कहीं जाना है, इसलिए हम लोग इसको जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन करेंगे पूरा अच्छे से डिटेल डिस्कशन ही। फर्स्ट इज अगेन एक और रेलवे दुर्घटना हुई है, गोंडा में हुई है। यहाँ पर रेलवे टकरा गई है, हालांकि ज्यादा लोगों की डेथ नहीं हुई है, बट इंजरी काफी लोग हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रेलवे सेफ्टी को लेके काफी कुछ हुआ है, काफी सारी कमेटी सेटअप की गई है, उनके रिकमेंडेशंस भी हैं। कवच सिस्टम लाया गया था कोलिजन रोकने के लिए, नहीं सक्सेसफुल हुआ। अब हम फॉरेन से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए भी। बाकी इसका सबसे बड़ा रीजन है, जैसा कि लोकोमोटिव पायलट्स बताते हैं, फर्स्ट, जैसा कि हमने कल भी देखा था कि वॉकी टॉकी ही नहीं है हमारे पास ज्यादा। ठीक है, दे डोंट हैव हाई फ्रीक्वेंसी वॉकी टॉकीज, ये एक पॉइंट हमें कल मिला था। सेकंड वॉज, काफी टाइम से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि रेलवे में काफी सारे पद खाली पड़े हैं एंड गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, मैन पावर शॉर्टेज है तो उनको ओवरवर्क करना पड़ता है। ओवरवर्क ऑब्वियसली आपकी अलर्टनेस को कम करता है, टायर्ड होते हो आप, तो अल्टीमेटली आपकी जो एफिशिएंसी होती है वो पूरी तरीके से डिक्लाइन हो जाती है। राइट, तो ये दो तीन पॉइंट्स हैं जो हमने पिछले कुछ डिस्कशन में न्यूज़पेपर से देखे हैं। व्हाट वी गोना डू इज नाउ कि हम लोग इस रेलवे सेफ्टी पर और सारी कमिटी जितनी सेटअप हुई है, इन सबको मिलाकर एक 450 प्लस में एक अच्छा सा डिस्कशन करेंगे विद इन नेक्स्ट 1 और 2 डेज। ओके, ताकि हमारा ये तैयार हो जाए। बट एक चीज श्योर है, देर इज वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपको रेलवे सेफ्टी पर मेंस में। ठीक है, तो हम उसको तैयार करेंगे। अच्छा, वन मोर थिंग कि हमने आज ब्रेनस्टॉर्मिंग में 3 चीजें कवर की है। ठीक है, वो आप देख लेना, यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर दिया उस वीडियो को। पहले मैंने उसे सिर्फ एप्लीकेशन पे रखा था, बट अभी आई डिसाइडेड कि चलिए एटलीस्ट ये जुलाई का जो मंथ है उसमें हम सारे इनिशिएटिव्स ओपन रखते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे फिर क्या किस तरीके से प्रोग्रेस होती है। बाकी एप्लीकेशन पे वो एक पेड कोर्स के फॉर्म में चल रहा है। दी थिंग इज कि आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड मेंस के थ्रू कंटेंट प्लस योर अप्रोच, ये दोनों के लिए तैयार किया जाए। फिर नवंबर एंड दिसंबर में हम लोग करेंगे लाइव आंसर राइटिंग। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। इनिशियली इन फर्स्ट मंथ आई विल जस्ट टेल यू द कीवर्ड्स एंड द स्ट्रक्चर, और आप लोग आंसर्स लिखेंगे। एंड सेकंड मंथ दिसंबर में आई विल जस्ट गिव यू द क्वेश्चंस, और फिर आप लोग अपने आंसर्स खुद से पूरे लिखेंगे। ठीक है, एंड गोल यही है कि इस बाय एंड ऑफ दिस दिसंबर आप अपने मेंस को लेकर काफी कॉन्फिडेंट हो। फिर जनवरी से हम लोग दोबारा स्विच कर जाएंगे प्रीलिम्स मोड में। ओके, अपनी प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज के साथ। और अक्टूबर से आपका स्टैटिक सिलेबस की रिवीजन भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड ऑल दोस। चलिए, पब्लिश सेंटर वाइज नीट रिजल्ट बाय टुमारो, सुप्रीम कोर्ट ने, हमने कल भी डिस्कस किया था कि उन्होंने सेंटर वाइज पूछा है, क्योंकि देखना ये है कि जैसे गोधरा में पुलिस ने काफी अरेस्ट किए, पटना में काफी अरेस्ट किए, तो अगर इन जगहों से ज्यादा बच्चे क्वालिफाई हुए हैं या रोल नंबर एकदम सीक्वेंस में क्वालिफाई हुए हैं, तो फिर कहीं ना कहीं एटलीस्ट इन 2 सेंटर्स पर एग्जाम कैंसिल करके दोबारा कराया जा सकता है। ऐसा ही कुछ देखा गया लास्ट ईयर एपीएफसी के एग्जाम में। व्हाट हैपन इज कि 159 पोस्ट थी। ठीक है, यूपीएससी कराता है, उसको लेकर भी एलिगेशन लगे कि एक तो मॉर्निंग शिफ्ट थी और एक शिफ्ट थी 2 PM से। और यहाँ पे कहा गया कि टेलीग्राम पे क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी सर्कुलेट होना शुरू हो गया था, तो ये पेपर लीक हुआ था। हालांकि यूपीएससी ने इसको पूरी तरह से डिनाई कर दिया। लेकिन जब रिजल्ट आया तब देखा गया कि यूपी के सिर्फ 2 सेंटर से, लखनऊ एंड वाराणसी से, अराउंड अराउंड 30% से ज्यादा बच्चे इन 2 सेंटर से ही सिलेक्ट हुए। एंड वर्स्ट थिंग इज कि पूरे के पूरे साउथ इंडिया से, आउट ऑफ 159 रिक्रूटमेंट, पूरे साउथ इंडिया से हार्डली 4 रिक्रूटमेंट हुए हैं सिर्फ, और इसमें से भी 2 रिजर्व कैटेगरी के रिक्रूटमेंट है। ठीक है, तो पूरे साउथ इंडिया से इंक्लूडिंग वेस्ट महाराष्ट्र सिर्फ 4 स्टूडेंट्स का क्वालिफाई होना कहीं ना कहीं यूपीएससी के एपीएफसी एग्जाम पर डाउट क्रिएट करता है। और यूपीएससी पे ऑलरेडी काफी सारे एलिगेशन इस वक्त उठ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फेक सर्टिफिकेट्स। काफी सारे ऑफिसर्स ऐसे हैं जो रिवर राफ्टिंग भी कर रहे हैं, वो बास्केटबॉल भी खेल रहे हैं, वो डांस भी कर रहे हैं, बट द थिंग इज कि उन सब लोगों ने लगाया हुआ है कि हमें लोकोमोटिव डिसऑर्डर है, हम लोग वॉक नहीं कर सकते ठीक से, बट वो सब कुछ कर रहे हैं। ठीक, तो उनका सोशल मीडिया अकाउंट कुछ और कह रहा है और उनके सर्टिफिकेट्स कुछ और कह रहे हैं। और ये सब पकड़ में कैसे आया, क्योंकि यूपीएससी बाय नेम लिस्ट जारी करता है। आप लिस्ट उठा लीजिए, नेम देख लीजिए, सामने उसकी कैटेगरी देख लीजिए। जैसे एक मिश्रा लड़की है, उसने एससी कोटे से लिया हुआ है जबकि शी इज अ ब्राह्मण। ओके, उसी तरीके से कई लोगों ने पीएच कैटेगरी से लिया हुआ है, जबकि उनके सोशल मीडिया अकाउंट ये सजेस्ट करते हैं दे आर एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। ओके, और इसी को देखते हुए यूपीएससी ने इस बार तो नेम वाइज लिस्ट जारी ही नहीं की है। 2024 प्रीलिम्स की नेम से लिस्ट आई ही नहीं है। ठीक है, तो यूपीएससी आपको क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी, लेकिन जब ये चीज अप्लाई करने की बात आती है तो यूपीएससी सबसे पहले दरवाजे बंद कर देता है। नो नो, वी आर इम्पेकेबल, हम पे डाउट मत कीजिए। बट क्यों नहीं कीजिए,
अगर इतने फेक सर्टिफिकेट्स लेकर लोग घुस रहे हैं तो डाउट बनता है। एनीवे, आगे चलते हैं। यहाँ पर आईईडी एक्सप्लोजन हुआ, छत्तीसगढ़ में नक्सल अटैक था। अगेन टेलिंग यू, नक्सलिज्म पे हम 450 प्लस में पूरा इन डेप्थ लेक्चर कर चुके हैं। 1 घंटे से ज्यादा का लेक्चर था, हमने नक्सलिज्म का के सारे एस्पेक्ट वहां पे कवर किए हैं। ओके, मैं कल भी भूल गया, बट अब से मैं हर लेक्चर के साथ जो भी हमें 450 में कवर किया हुआ है ऑलरेडी, उसका मैं लिंक पेस्ट कर दूंगा, तो आप एटलीस्ट वो लेक्चर्स देख सको, क्योंकि वो लिस्ट में मिलेंगे नहीं शायद आपको ढूंढने पे। ओके, तो रेलवे सेफ्टी में 450 प्लस पे हम जल्दी लेक्चर करेंगे। नक्सलिज्म पे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आगे चलते हैं। चांसलर शुड बी इलेक्टेड सीएम नॉट गवर्नर। पंजाब सरकार जो थी वो यहाँ पे लेजिस्लेचर से एक बिल पास किया था उन्होंने, पंजाब यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल 2023। अब ये गवर्नर ये क्या करने चाह रहे थे कि अभी तक जो गवर्नर है उनके वो कहलाते हैं चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, और वो अपॉइंट करते हैं वाइस चांसलर। नाउ व्हाट हैपन इज कि गवर्नर है वो चांसलर है, फिर यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट होगी यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीएम का, ठीक है, वो रेकमेंड करता है 3 नाम वाइस चांसलर के लिए। अब इन 3 नाम में से कोई एक नाम गवर्नर सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, अभी तक ये प्रोसेस है। ये लोग बिल लेकर आए थे कि गवर्नर का रोल इसमें कर्टेल होना चाहिए बिकॉज ही इज सिलेक्टेड, ठीक है, वो इलेक्टेड तो है नहीं, वो पंजाब के कल्चर को समझते नहीं है, पंजाब की यूनिवर्सिटीज किस तरीके से फंक्शन करती हैं वो उसको नहीं समझते हैं। ऑब्वियसली गवर्नर तो मोस्टली बाहर से अपॉइंट किया जाता है। तो यहाँ पे सीएम भगवंत मान का कहना था कि ये पावर मिलनी चाहिए चीफ मिनिस्टर को। चीफ मिनिस्टर को अगर ये पावर मिल गई तो आप समझ सकते हैं कि करप्शन किस लेवल पे जाएगा, राइट। चलिए, चांसलर ऑफ द स्टेट रन यूनिवर्सिटीज शुड बी एन इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर रादर देन सिलेक्टेड। तो उन्होंने यहाँ पे गवर्नर ने प्रेसिडेंट को के लिए बिल रिजर्व कर लिया था और प्रेसिडेंट ने इसको रिटर्न कर दिया है। प्रेसिडेंट रिटर्न द पंजाब बिल दैट सीक्स टू रिप्लेस द स्टेट गवर्नर विद चीफ मिनिस्टर एज चांसलर ऑफ स्टेट एंड यूनिवर्सिटी। अब आप मुझे एक बात बताएंगे कि अब यहाँ पे प्रेसिडेंट ने इस बिल को रिटर्न कर दिया, ठीक है, तो फ्यूचर कोर्स क्या पॉसिबल हो सकता है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये वापस से बिल आ गया असेंबली के पास, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। अब क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, मुझे वो आपसे जानना है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये आपका नॉलेज का एप्लीकेशन बेस्ड इशू है। कि अगर आपने लक्ष्मीकांत ठीक से पढ़ी तो आपको पता होगा कि अब स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या रास्ते हैं, तो सोचिएगा इस पे। अगेन जुवेनाइल का ही यहाँ पर एक और आया शूटिंग केस जहाँ पे जुवेनाइल इज एन अटैकर, और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट मैंने आपके साथ ऑलरेडी ब्रेनस्टॉर्मिंग में डिस्कस कर दिया है, जो कि यूट्यूब पे आज ही अपलोड किया है मैंने, तो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन देखिएगा डेटेड 19 जुलाई। ओके, उसमें आपको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट उसमें हुए 2021 में जो अमेंडमेंट्स हुए थे और उनको लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो सब चीजें हमने एक साथ एक्सप्लेन कर दी हैं। ओके, सो दैट्स हाउ वी सेव आवर डेली न्यूज एनालिसिस टाइम। ठीक है, उसके बाद भी हम लोग 1 घंटे से ऊपर जाता है हमारा एनालिसिस, क्योंकि हम लोग दोनों पेपर से काफी काम की चीजें कवर करने की कोशिश करते हैं। बट अगर आप ब्रेन स्टॉर्मिंग को मेन्स 450 को साथ में लेके नहीं चल रहे हो तो कहीं ना कुछ मिस कर जाओगे, वो होलिस्टिक नॉलेज नहीं ले पाओगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे मोटिव ये रहता है कि हम हर एक चीज को इतनी बार पढ़ेंगे, इतनी बार सुनेंगे, समझेंगे, न्यूज़पेपर में, ब्रेन स्टॉर्मिंग में, मेन्स 450 प्लस में, फिर आंसर राइटिंग करेंगे उसमें, कि आप के पास वो चीजें रिपीट होते होते आपको बिल्कुल एकदम याद हो जाएगी। एग्जाम हॉल में जब लिखोगे तो नेचुरली वो आपके दिमाग में फ्लो होगा। अगर रॉट लर्निंग की तरफ जाओगे ना यूपीएससी में, तो इस सिलेबस का कोई दी एंड नहीं है। आप लोग प्रीलिम्स में सब में देख चुके हो, देर इज नो एंड टू यूपीएससी सिलेबस। जो दुनिया में हो रहा है वो सब आपके सिलेबस का पार्ट है इन द नेम ऑफ करंट अफेयर्स। फिर यहाँ पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर था, नाउ फोकस ऑन दिस कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, और मैं हमेशा कहता हूँ 1-2 सेक्शन नंबर याद रखो, आपके आंसर में वेटेज आता है उससे। सेक्शन 67B ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो कि 2000 में आया था, इट पनिश दोज पर्संस हु वुड पब्लिश ट्रांसमिट द मटेरियल डिपिक्टिंग चाइल्ड इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब देखिए ये पनिश कर रहा है कि अगर आप ट्रांसमिट कर रहे हो या पब्लिश कर रहे हो चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसा कोई मटेरियल, बट ट्रांसमिट और पब्लिश ना करके अगर कोई सिर्फ देख रहा है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, तो क्या वो क्राइम होगा? मॉरली होना चाहिए, बट यहां पे नहीं होगा, बिकॉज ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दिस इन द कंसिडर्ड व्यू ऑफ द कोर्ट वुड नॉट बिकम पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल एज नेसेसरी अंडर सेक्शन 67B ऑफ आईटी एक्ट। ठीक है, सेक्शन 67B बात करता है, फोकस कीजिएगा इस वर्ड पे, पब्लिश एंड ट्रांसमिट द मटेरियल डिपिक्टिंग चाइल्ड इन सेक्सुअल एक्सप्लिसिट एक्ट। ठीक है, पब्लिशिंग या फिर ट्रांसमिट। अगर आप सिर्फ देख रहे हो, मतलब ऑब्वियसली कोई नहीं देखता ये सब, अगर आप देख रहे हो
तो वो सेक्शन 67B की डेफिनेशन में नहीं आता। ओके, और ये अलर्ट सेंड किसने किया था? तो नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन साइबर टिप लाइन। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि लोग देख रहे हैं अपने घर में तो पता नहीं चलता है, ये जो साइबर टिप लाइन है ये सब ट्रैक करती है। ओवर 800 एलिफेंट्स डाइड इन केरल इन 8 years। ये पहले हमने न्यूज एनालिस्ट के साथ इसके सारे रीजन डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है, काफी टाइम पहले किया था। इवन आई डोंट रिमेंबर कि किस दिन के न्यूज एनालिसिस में हुआ था, बट मैं इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग में दोबारा करवा दूंगा, ठीक है, कि ये जो मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट जो हो रहा है इसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली विद रिस्पेक्ट टू एलिफेंट्स, ठीक है। और केरल में बहुत ज्यादा डेथ होती है इनसे, ये तो इसी को लेकर हम लोग एक प्रोजेक्ट लेकर आए थे हनी बी का। उसमें हमने क्या किया था कि ट्रेन के साथ इनके कोलिशन को रोकने के लिए हम लोग हनीज का इस्तेमाल करेंगे, हनी बीज का। ओके, वो एक मेथड था, हम इसको करेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग, डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट इज एक्सपर्ट क्वेश्चन बेसिस ऑफ अरेस्ट, basis of arrest for waving flags of friendly country Palestine। नो सी पिछले 2-3 से ही चीजें आ रही थी, एंड इवन आई वाज थिंकिंग कि ये किस बेसिस पर आप अरेस्ट कर रहे हो, बिकॉज पैलेस्टीन को अल्टीमेटली हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग तो एक फ्रेंडली नेशन ही मान रहे हैं, हम लोग तो ये भी कहते हैं कि हम सपोर्ट भी करते हैं पैलेस्टीनियन को, राइट। तो उसका फ्लैग दिखाने को आप ट्राइंग कैसे मान रहे हो, ठीक है, तो ये आ ही गया इस न्यूज में। After several people were arrested, detained and questioned in Madhya Pradesh, Bihar, Jharkhand वगैरह for waving Palestinian flags, legal experts and political representatives questioned the basis of arrest as India maintains diplomatic relation with the Palestine। ये जैसे जब कोई विजिट पे भी आता है फॉरेन डेलीगेट्स तो हम लोग लगाते हैं, जैसे पुतिन आए तो इंडिया रशिया दोनों के फ्लैग चारों तरफ लगे होते हैं सड़कों पे, right? तो यहाँ पे केस लॉन्च किए गए अंडर भारतीय न्याय संहिता एंड अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो पैलेस्टीन जिसके साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसका फ्लैग रेज करना कैसे अनलॉफुल एक्टिविटी बन जाता है, उसका बेसिस कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। इंडिया सपोर्ट फॉर द पैलेस्टीनियन कॉज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नेशन फॉरेन पॉलिसी, हमेशा से हम लोग असर्ट करते हैं। बट यहाँ पे जो एसपी हैं दुमका के, उनका स्टैंड भी सही है कि देयर इज ए पर्टिकुलर प्लेस टू डू थिंग्स, वन कैन नॉट डू एनीथिंग एट द प्लेस विच कैन हर्ट अदर्स सेंटिमेंट्स, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि इंडिया में कुछ लोग इसराइल के सपोर्ट में, कुछ पैलेस्टीन के सपोर्ट में, अगर हम एक दूसरे के अगेंस्ट ही ये फ्लैग वेव्स करने लगेंगे तो अल्टीमेटली हम लोग अपना ही जो लॉ एंड ऑर्डर है उसी को इम्पैक्ट करेंगे। तो एसपी का यहाँ पे स्टैंड ठीक भी है। नाउ फॉर allegedly raising the Palestinian flag during a Muharram procession, ये हमारे मध्य प्रदेश में हुआ था। अब यहाँ पर इन्होंने क्या चार्जेस लगाए, सेक्शन 223 एंड 152, दैट इज एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पनिशेबल बाय लाइफ imprisonment, एंड सेक्शन 13 of UAPA which is punishable by 7 years for arrest pro Palestinian and pro Hezbollah slogan। now देखिए Hezbollah obviously everyone accepted कि that it is a terrorist organization, अगर आप उसके फ्लैग कर रहे हो तो फिर यूएपीए जरूर लगेगा, ठीक है। एंड बच्चे ये जो इनको बहकावे में आ जाते हैं लोग, एक सिंपल सी बात नहीं समझते कि एक बार केस रजिस्टर हो गया आपकी लाइफ खराब हो जानी है, ना तो कोई नेता अपनी मदद को आना है ना कोई और आना है, ठीक है। लेकिन जोश जोश में इस तरह की चीजें करते रहते हैं, ये दोनों तरफ के लोगों के लिए। ये जो लड़के हैं 19-20 साल के, निब्बा एंड निब्बी सॉर्ट ऑफ पीपल, कहीं मस्जिद पे चढ़ जाएंगे उसको तोड़ने लगेंगे, कहीं मंदिर में जाएंगे मांस मछली कुछ फेंक देंगे, उससे सेंटिमेंट शर्ट करने की कोशिश करते हैं। बट ये जो 19-20 साल के लड़के नहीं समझ रहे हैं कि एक बार केस रजिस्टर हो गया, ठीक है, नो वन केयर, जो पॉलिटिक्स में या रिलीजन में हायर लेवल पे बैठे हैं तो डोंट केयर, एक आध दो लड़के लंबे चले भी जाए अंदर तो, बट ये अपने जोश में ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो इनका लाइफ खराब कर सकती है। अब देखिए पावर कट, तो एक बात हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, ठीक है, ये कोलकाता का इशू है, सिर्फ कोलकाता कंटेक्स में देखिए, थोड़े दिन पहले लखनऊ में ही पावर कट का बहुत सीरियस हुआ था। इवन हमारे एमपी में अडानी ग्रुप को दे दिया गया पावर का काम फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स, ठीक, और इसका हम लोगों ने सीधे रिजल्ट देखा इन्फ्लेटेड बिल्स में, बहुत ज्यादा। मीटर में क्या प्रॉब्लम है आई डोंट नो, बट बहुत तेजी से भागते हैं, इररिस्पेक्टिव कि आप घर में क्या यूज कर रहे हो क्या नहीं, ये बहुत तेज भागते हैं, ठीक है। द थिंग इज कि जब इस तरह की चीजें होती है पब्लिक के पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, प्रोटेस्ट। क्यों? क्योंकि मैंने आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड के टाइम भी समझाया था कि इलेक्ट्रल बॉन्ड इज द बिगेस्ट स्कैम। प्राइवेट कंपनीज को कुछ भी चाहिए, जो भी पार्टी पावर में हो, स्टेट लेवल पे सेंट्रल लेवल पे, उसको फंडिंग दे दो और वो आपको मनमानी करने की आजादी दे देगी। अब उसके बाद पब्लिक के पास एक ही चीज बच जाती है, वो है प्रोटेस्ट, ठीक है। स्टूडेंट सब जगह परेशान है पेपर लीक से, क्या ऑप्शन बच जाता है? प्रोटेस्ट, ठीक। अब उसके बाद अगर आप इस तरीके से ओपन फायर ओपन करने लगोगे तो फिर क्या रह गया? अगर सरकार नहीं सुन रही है, कोर्ट नहीं सुन रहा है, तो फिर क्या करें? हमारे यहाँ पटवारी श्याम घोष का मैंने वीडियो भी डाला था उस लड़की का, शी डोंट इवन नो द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश।
Okay, she has no idea. She was so dumb, yet she got third rank. There was a rank 6 who openly accepted that yes, we got the paper in 15 lakh rupees and I really accepted. वो वीडियो आने के बावजूद भी सरकार ने एक इंक्वायरी कमीशन बिठाई अंडर ए जज और उसने कह दिया कि एक सेंटर पे कुछ गड़बड़ हुई है बट हम सरकार पे छोड़ते हैं कि वो क्या करने वाली है और सरकार ने उन सबको ज्वाइनिंग दे दी। अगर सरकार को नहीं सुनना है, जुडिशरी को नहीं सुनना है तो फिर एक ही रास्ता बच जाता है प्रोटेस्ट। अब अगर उसमें इस तरह के इंसिडेंट्स होंगे तो फिर there would be no recourse left for anyone. हालांकि एसपी का कहना है कि हमने सेल्फ डिफेंस में फायर किया बिकॉज प्रोटेस्टर ट्राई टू सेट ऑन फायर ए हाउस इन विच इंजर्ड पुलिसमैन हैड टेकन शेल्टर। मैं इस पर्टिकुलर केस की बात नहीं कर रहा हूँ बट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट विद इन कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड इज कि अगर नेक्सस बनता जाता है कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट के बीच और पब्लिक को एक्सप्लॉइट करते जाओगे आप लगातार, ठीक है, स्टूडेंट्स के कंटेक्स्ट में हम बोलते हैं, तो फिर हमारे पास रिकोर्स क्या बचता है? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि नीट दोबारा तो नहीं होगा, सरकार भी कह रही है कि ये काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, अब बाद में अगर कुछ सामने आता है तो हम देखेंगे, ठीक है, बट अल्टीमेटली यही होगा कि जेन्युइन एस्पिरेंट्स जिनका गया अटेम्प्ट गया, ठीक। उसी तरीके से यूपीएससी में आज इतने सारे फेक सर्टिफिकेट से केस निकल के आ रहे हैं, बट आपको लगता है क्या यूपीएससी इनमें से एक को भी डिस्चार्ज करेगा, ठीक है, जो अभी प्रोबेशनर पीरियड में है, या डिसमिस करेगा जो ऑलरेडी सर्विस में है? कुछ नहीं होने वाला है, ठीक। किसका गया? ठीक है, कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कहा कि मैं 14 ईयर का था तब से मैं व्हील चेयर पे हूँ, मैंने 2021 में ही गॉट आई थिंक 271 रैंक, ठीक है, उसके बाद भी इसको अटेम्प्ट देने पड़े 22, 23, 24, इसने तीनों साल, अगले तीनों साल भी क्लियर किया है। ओके, आई डोंट रिमेंबर नेम ऑफ दैट गाय, अगर आप सर्च करें आपको मिल जाएगा। इस बंदे ने पांच पांच अटेम्प्ट दिए हैं जिसमें से 4 अटेम्प्ट में ये रैंक लेकर आया है और 21 के रैंक में जब सब कोविड से परेशान थे, दिस गाय गॉट 271 रैंक, येट ही इज नॉट इन द सर्विस टिल नाउ। एक और लड़का है जिसकी एक आई पूरी तरीके से नहीं है, ठीक है, आंख है ही नहीं, देख के भी कोई बता देगा कि ये बच्चा हैंडीकैप है, उसको मेडिकल टेस्ट में यूपीएससी ने बाहर कर दिया। तो जो जेन्युइन है, जिनको डिसेबिलिटी है, वो बच्चे बाहर हो रहे हैं यूपीएससी में, और जो फेक सर्टिफिकेट लेकर आ रहे हैं वो अंदर हो रहे हैं। पूजा का केस सिर्फ एक केस है, ऐसे कई पड़े हुए हैं। एनीवे, आगे चलते हैं। असम मॉडल हेल्प स्लैश चाइल्ड मैरिज। असम ने बहुत तेजी से इस पे लॉ बनाया था, लीगल इंटरवेंशन किया था, काफी अरेस्ट करना शुरू कर दिए थे, और उसका नतीजा भी दिखा कि यहाँ पर देखने को मिला है कि इवन तारीफ भी की गई है इंटरनेशनल लेवल पर कि असम गवर्नमेंट एम्फेसिस ऑन लीगल इंटरवेंशन इन चाइल्ड मैरिज केसेस इज नाउ ए प्रूवन मॉडल फॉर रेस्ट ऑफ द कंट्री। ओके, तो आप सिर्फ एक कोट कर सकते हो कि केस स्टडी में कि असम का मॉडल जिस तरह की सक्सेस देखी कि चाइल्ड मैरिज में 81% की कमी आई है, तो इंडिया में भी इस तरह का लीगल इंटरवेंशन होना चाहिए। अब देखिए, ये वही आईएएस ट्रेनी है, पूजा खेड़कर, इनकी मदर। ओके, इनका एक वीडियो आया था, ये गन दिखा के एक फार्मर की जमीन हड़पने का ऐसा केस चल रहा है इन पे, ठीक है, और इनके फादर एंड मदर बोथ वर ऑन द रन। तो इस लेडी का ये, इसे मैं कहता हूँ कि कोई भी चीज जब गलत हो रही है तो उस पर रिएक्ट मत करो, उसे होने दो। कोई भी चीज जब अति हो जाती है तो वो सामने आती है, ठीक है, तो इस लेडी की वजह से ही सही, बट यूपीएससी में चल रहा ये फेक सर्टिफिकेशन का घोटाला एटलीस्ट इसमें सामने तो आया, ठीक है। इस लेडी की, आप इसको पता, आप एथिक्स में केस स्टडी में जरूर यूज कीजिएगा कि ये होती है एक गलत ब्रॉटअप का नतीजा। एक गलत ब्रॉटअप में इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ये सरपंच भी रही हैं, ठीक है, ये गन पॉइंट पे यूज करके इस तरीके का, और अगर आप इनकी लाइफस्टाइल देखें तो भी आप समझ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इस लड़की ने कैसे, ओबीसी को अलाउ है 9 अटेम्प्ट, इस लड़की ने 11 अटेम्प्ट दिए हैं, नाम बदल बदल के फॉर्म भरे, कभी पूजा, नाम पूजा खेड़कर लिख के कर लिया, कभी पूजा मनोरमा साथ में फादर का नेम यूज करके कर लिया। इस तरीके से हाउ डिड शी मैनेज टू गिव 11 अटेम्प्ट? यूपीएससी इस पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा है, राइट। और फिर इसके बाद जब ये ट्रेनी थी, अभी ये ट्रेनिंग में थी, पहली बात तो कि डिस्ट्रिक्ट, आपकी होम डिस्ट्रिक्ट में आपको पोस्टिंग नहीं मिलती, मिलती है तो करियर के एकदम एंड फेज में, ठीक है, बट हाउ डिड शी गॉट पोस्टिंग, हर फर्स्ट पोस्टिंग इन हर होम टाउन पुणे? दैट वाज द क्वेश्चन, जहां से एक आरटीआई एक्टिविस्ट को लगा कि इस केस में कुछ झोल है, और फिर उन्होंने इसकी पूरी डिटेल निकाली और फिर देखा कि इन्होंने लगभग हर साल अलग अलग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाए थे। इन्हें सारी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हैं, चलने में दिक्कतें, सुनने में दिक्कतें, आंखों में दिक्कतें, इवन मेंटल डिसऑर्डर भी, सारे सर्टिफिकेट बना रखे हैं इन्होंने, ठीक है, और वो भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी 5 से इन्होंने एग्जाम का फॉर्म भरा, जिसका कट ऑफ गया था हार्डली 33 मार्क्स, और प्रीलिम्स का बता रहा हूँ, ओके, मेंस का ही बहुत कम गया था, आई थिंक 550 समथिंग,
ठीक, और ये वहां से क्वालिफाई हुई है, 11th अटेम्प्ट में क्वालिफाई। इनके केस में बहुत झोल है, बट इसके बाद भी यूपीएससी आकर एक भी जवाब देने को तैयार नहीं है अभी तक। बाकी तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम कैसे मान लें? आप कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हो, आप अपने आप को इम्पैकेबल कहते हो, बट आप इतने बड़े इशू पे जवाब तक नहीं दे रहे हो। ये डिस्चार्ज करना तो बहुत दूर की बात है। उसके बाद इन्होंने ट्रेनिंग के टाइम में लेटर लिख के मांग कर दी थी कि मुझे पर्सनल कैबिन चाहिए, मुझे अपनी खुद की जो पर्सनल कार है 3 करोड़ की, उस पे बैकन लगा हुआ चाहिए, या अब खुद का बंगला चाहिए गवर्नमेंट, जबकि ये सब प्रोफेशनल को अलाउ नहीं होता है। ये जब आपकी 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद मिलता है आपको। ठीक है, तो वहां से ये केस पूरा ओपन हुआ था इनका, पूजा खेटकर का। अमित शाह कॉल्स फॉर रुथलेस एक्शन अगेंस्ट ड्रग स्मगलिंग। नाउ अगेन टेलिंग यू कि हम लोग ड्रग्स का जो पूरा सिनेरियो है उसको ऑलरेडी मेंस 450 में कवर अप कर चुके हैं। मैं इसका लिंक पोस्ट कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, अगर पहले नहीं देखा है तो अब देख लेना। ठीक है, मेंस में हमने जितने टॉपिक्स करे हैं वो सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सालों साल रिपीट होते रहते हैं, इसलिए हमने उनको मेंस में एक बार कंप्लीट किया ताकि हमें आगे टाइम सेव हो। यहाँ पे इनका कहना है कि देयर शुड बी रुथलेस एक्शन अगेंस्ट द ड्रग स्मगलर सिंडिकेट्स, स्टेटिंग दैट पुलिस एंड अदर एजेंसीज शुड नॉट जस्ट स्टॉप एट अरेस्ट ऑफ दोज हु कंज्यूम नार्कोटिक। जो कंज्यूम कर रहे हैं उनको अरेस्ट करने से फायदा नहीं होगा, जो सप्लायर है जब तक उनको अरेस्ट नहीं करेंगे तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। A new danger has emerged as the entire business of such substances getting linked with the terrorism and money coming from drugs has emerged as the most serious threat to the security of the country। कल जम्मू के रिस्पेक्ट में भी जब हमने पढ़ा था तब भी वहां देखा था कि लोकल्स को या लोकल्स को पैसे देने के लिए ये फंडिंग आ रही है, क्योंकि जम्मू में काफी सारा ड्रग सप्लाई किया जा रहा है फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, दैट इज पाकिस्तान। ओके, ड्रग आता है, बिकता है, वहां से फंड्स होते हैं और फिर इससे वहां पे अपना लोकलाइज कैडर या आप कह लीजिए कि सपोर्ट बेस तैयार किया जाता है। ठीक है, तो हमें ये ड्रग्स जो उधर से आ रहा है वो और फंडिंग दे रहा है इन लोगों को, ये रोकना जरूरी है अगर हम टेररिज्म को भी रोकना चाहते हैं। नॉट ओनली इन द ड्रग स्ट्रीट बट ऑल्सो इन इलीगल हवाला डीलिंग्स एंड टैक्स एवेशन। फॉरेन कंट्रीज हैव डीक्रिमिनलाइज्ड ड्रग रिलेटेड ऑफेंसेस, एग्जांपल जर्मनी। अभी उसने किया है कि कुछ परसेंट आप कुछ लिमिटेड ग्राम तक आप अपने घर में ग्रो कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज मैरीटाइम रूट यूज किए जा रहे हैं फॉर स्मगलिंग ड्रग्स, स्पेशली मुंबई एंड गोवा में। अफ्रीका के काफी सारे जो लोग हैं ना, वो लोग सबसे ज्यादा ड्रग सप्लाई वही लोग करते हैं गोवा में, ये अफ्रीकन ओरिजिन। He also asked all the agencies to increase the usage of prevention of illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substance act, इसका यूज करने को कहा गया है। बांग्लादेश में इस वक्त काफी राइट्स हो रहे हैं ऑन द नेम ऑफ रिजर्वेशन। अब रिजर्वेशन क्या हो रहा है यहाँ पर भी, अगेन जैसे इंडिया में है वैसे ही वहां भी फेक सर्टिफिकेट बनवाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो ऐसे लोगों ने भी जिन्होंने कभी आजादी में कोई पार्ट नहीं लिया, उन्होंने भी सर्टिफिकेट बना रखा है अपना फ्रीडम फाइटर का। अब बांग्लादेश ने रिजर्वेशन दे दिया था फ्रीडम फाइटर्स के नाम पर कि आपके बच्चों को रिजर्वेशन मिलेगा इन यूनिवर्सिटीज एज वेल एज इन जॉब्स। अब इन्होंने रिजर्वेशन इतना ज्यादा दे रखा है कि जो बच्चे हैं वो ये कहते हैं कि फिर मैरिट होल्डर्स के लिए जगह बच ही नहीं जाती है, आपने मेजोरिटी सीट्स इनके लिए रिजर्व कर रखी है। अब बात ये नहीं है कि जेन्युइन है ये लोग, वही इशू है इंडिया वाला कि फेक सर्टिफिकेट्स इतने कि हर कोई बनवा के रिजर्वेशन का बेनिफिट लेता रहता है, तो ये राइट्स वहां पे बहुत ज्यादा बड़े लेवल के हो गए हैं। इफ इंडिया गिव्स लैंड वी विल वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस पाम ऑयल हियर। अब इसमें यहाँ पर हम लोग कभी मैं आपको नोट दे दूंगा ऑन द नेशनल मिशन ऑन ऑयल पाम कल्टीवेशन। ठीक है, हम लोग इसको एनकरेज कर रहे हैं अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एंड अंडमान एंड निकोबार में, क्योंकि देखिए ये ट्रॉपिक्स के बहुत करीब होना जरूरी है, इसका इक्वेटर के करीब होना, तभी ये ग्रो हो पाएगा वहां से। तो हमने चूज किया है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड अंडमान निकोबार को कि हम लोग ऑयल पाम कल्टीवेशन बढ़ाएंगे, बिकॉज वी आर द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल पाम। ठीक है, या फिर हम इस पूरे ऑयल पाम के इशू को ब्रेनस्टॉर्मिंग में एक बार डिस्कस कर लेंगे ताकि आपके पास मोर देन इनफ कंटेंट हो फॉर योर आंसर। ठीक है, बाकी फिलहाल सोचिए कि मलेशिया वो अपनी इनोवेशन, अपनी एक्सपर्टीज, अपना नॉलेज, अपनी टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ शेयर करने को तैयार है टू प्रोड्यूस ऑयल पाम हियर। बाकी वो रिलेशन में ये चाहता है कि रिटर्न में कि इंडिया ने राइस एंड शुगर के एक्सपोर्ट को अभी बैन कर दिया था कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, हमें डोमेस्टिक मार्केट की अवेलेबिलिटी को देखना है। तो यहाँ पे मलेशिया ने रिक्वेस्ट करा है कि प्लीज आप ये हमें सेंड कीजिए, आप एटलीस्ट, क्योंकि हमने ये रखा था कि हम बैन तो कर रहे हैं लेकिन हम ऑन केस टू केस बेसिस कंट्री की रिक्वेस्ट पे अलाउ कर सकते हैं। तो मलेशिया ने भी रिक्वेस्ट किया कि आप हमें राइस एंड शुगर का एक्सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, तो इंडिया मलेशिया decided to increase bilateral cooperation in case of edible oil, that is cultivation of oil palm and production and trade of palm. Decision of India
to ban the exports of rice and sugar to ensure adequate supply in domestic market. तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया है इंडिया टू लिफ्ट द बैन ऑन एक्सपोर्ट टू एटलीस्ट मलेशिया। हमने लॉन्च किया था नेशनल मिशन ऑन ऑयल पाम एडिबल ऑयल, जिसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग में करवा देंगे अच्छे से, पूरा डिटेल पूरा ऑयल पाम सेक्टर ही कवर कर लेंगे हम लोग। एंड इंडियाज प्लान टू इंक्रीज कल्टीवेशन ऑफ ऑयल पाम। We offer the services of our research and development, seed supply, partnership management experience to India। ताकि हम लोग ने जो मिशन लॉन्च किया है नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार में, उसमें हमें बेटर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। एंड सेकंड थिंग इज कि हम इसको सिर्फ एडिबल ऑयल की तरह यूज नहीं करते, हम इसको बायोफ्यूल की तरह भी यूज करते हैं। अच्छा, हम लोग एक और चीज कर लेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग में बायोफ्यूल के रिस्पेक्ट में, कि हम सारी जनरेशन के जो बायोफ्यूल्स हैं उनके बारे में समझ लेंगे, और हमने जो टारगेट्स वगैरह सेट करें 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग एंड ऑल, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, इसकी जो पूरी 5 जनरेशन हैं हम उनके बारे में जान लेंगे एक बार इकट्ठा। Malaysia contributes 3 million tons of palm oil out of 9.7 million tons that India import every year। यानी कि हम अपने टोटल इंपोर्ट का ऑलमोस्ट 1/3 तो मलेशिया से ही ले रहे हैं। ठीक है, हमें इंश्योर करना है सस्टेनेबिलिटी एंड फार्म्स विल हैव टू मैनेज वर्कर्स एज पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये माना जाता है कि जैसे टी गार्डन्स वगैरह में बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है लेबर का, उसी तरह यहाँ भी बहुत एक्सप्लॉइटेशन होता है लेबर का। तो मलेशिया इंडोनेशिया इस चीज के लिए थोड़े से बदनाम भी है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ही वर्कर्स को मैनेज किया जाएगा, राइट। और इसको आप रिलेट कीजिएगा कि अंडमान निकोबार एंड नॉर्थ ईस्ट में ना हमें काफी सारा जो हमारे फॉरेस्ट हैं उनको कट करना पड़ रहा है ऑयल पाम कल्टीवेशन के लिए। तो उसको आप अगेन लिंक कर सकते हो अपने बायोडाइवर्सिटी लॉस से। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, नाउ देखिए, हम लोग पैंडेमिक किसको कहते हैं जनरली? पैंडेमिक यानी जिसमें बहुत वाइड स्प्रेड हो ग्लोबली, ठीक है, काफी ज्यादा डेथ हो रही हो। और मेरे ख्याल से इवन ये आर्टिकल भी यही कह रहा है कि अगर सबसे ज्यादा कुछ वाइड स्प्रेड है वर्ल्ड में तो वो है आपका टोबैको कंजम्पशन। ठीक है, इसको पैंडेमिक ही मानना चाहिए। इट किल्स 8 मिलियन ग्लोबली। चलिए इसके बारे में कुछ बातें जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। अगेन ट्रॉपिकल क्रॉप है, जनरली साउथ अमेरिका में ग्रो किया जाता था टोबैको। इसको इंट्रोडक्शन किसने किया? पोर्चुगीज ने। ठीक है, वास्को डी गामा जब आया था। काफी सारे हेल्थ इशू होते हैं, जैसे अलग अलग तरह के कैंसर, रेस्पिरेटरी डिजीज, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी हो सकती है, वीकेंड इम्यून सिस्टम एंड इवन कॉम्प्लिकेशन इन प्रेगनेंसी। दिस कुड लीड टू सीवियर एडिक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ निकोटीन, ए हाईली एडिटिव सब्सटेंस। ठीक है, स्मोकिंग जो आप करते हो तो उसमें निकोटीन होता है, हाईली एडिक्टिव होता है। Originally cultivated by Native Americans, was brought to Europe in 16th century and soon after introduced to South Asia by European traders and colonizers, that is Portuguese। Smoking was alien to Indian ethos and culture। हमारे एशियन टेक्स्ट में हमें कहीं भी इस तरह की चीजें नहीं मिलती है कि स्मोकिंग जैसी चीजें कभी इंडिया में होती थी। There is no literary evidence about the use of tobacco before the Europeans arrival। ठीक है, हमारी डेयरी बेस्ड डाइट ही चलती थी इंडिया में। नाउ अब दिक्कत आती है कि क्या एथिकल है कि टोबैको बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम रेवेन्यू एंड लोगों की लाइवलीहुड का भी कंसर्न है कि फिर वो क्या करेंगे। तो टोबैको, पहली बात तो इट इज ए ड्रॉट टॉलरेंट हार्डी क्रॉप है, इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट टू अंडर प्रिविलेज। ठीक है, गरीबों के लिए ठीक है कि वो ग्रो कर सकते हैं, इसको ज्यादा खर्चा नहीं आता इसको ग्रो करने में। 2% ऑफ इंडिया एग्री एक्सपोर्ट टोबैको होता है। इट एम्प्लॉयज 45 मिलियन पीपल। The industry is a major source of revenue through taxation, export exceeding around 22,000 करोड़। ठीक है, तो ये बात तो हो गई रेवेन्यू पर्सपेक्टिव। बट ये जितनी बीमारियां कॉज करता है उसमें जो खर्चा होता है ना सरकार का पूरा, वो इससे कहीं ज्यादा है। बट दिस कम्स एट ए ट्रिमेंडस ह्यूमन एंड फाइनेंशियल कॉस्ट, इंक्लूडिंग हेल्थ एक्सपेंडिचर एंड प्रोडक्टिविटी लॉस ऑफ अबाउट 1.82 ट्रिलियन एनुअली। तो 22,000 करोड़ का हम एक्सपोर्ट जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो कॉस्ट आती है हेल्थ पर और प्रोडक्टिविटी लॉस पर, वो होती है करीब करीब 1.82 ट्रिलियन एनुअली। करीब 1.2 मिलियन डेथ हो रही है हर साल। 27% of all cancer in India is attributable to tobacco use and this is an aspect of colonial legacy, क्योंकि उनके लिए ये इकोनॉमिक गेन का टूल था। ठीक है, वो इंडिया चाइना में कल्टीवेट करते थे, इधर उधर बेचते रहते थे और उनको प्रॉफिट जनरेट होता रहता था। बट ए सोर्स ऑफ हेल्थ डिवास्टेशन फॉर लोकल पॉपुलेशन। उन्होंने तो इसको इकोनॉमिक गेन की तरह यूज करा, लेकिन इंडिया चाइना की हेल्थ पूरी डिस्ट्रॉय कर गए वो। एक टाइम ऐसा था जब चाइना पे इतना ज्यादा टोबैको कंजम्पशन हो रहा था कि उनकी गवर्नमेंट को बैन लगाना पड़ा। ओके, देन आईसीएमआर। अब देखिए दो बॉडीज हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और दूसरी है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। मेडिकल रिसर्च वाला काउंसिल क्या कह रहा है कि हमें कंट्रोल करना चाहिए टोबैको यूज पे।
बट आईसीएआर क्या कह रहा है कि हमें टोबैको की क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे वर्क करना चाहिए। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीज पे काम कर रहे हैं। So ICMR advocate for elimination of tobacco to mitigate its public health impact and investing in research and policies aimed at reducing tobacco use. ये ICMR का है। But ICAR क्या कह रहा है? It focus on increasing tobacco crop yield and employing modern genetic techniques to enhance the productivity of tobacco farmers. Okay, so this is the irony. Now next is आर्टिकल 21 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इट गारंटीज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इंक्लूडिंग राइट टू हेल्थ एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। डीपीएसपी भी यही कहता है दैट आर्टिकल 39E, 39F, 41, 42, 47 मैंडेट द स्टेट टू वर्क टुवर्ड्स इंप्रूविंग पब्लिक हेल्थ, ensuring social justice and raising the standard of living। अब एक बात सोचिए कि अगर हम कुछ ऐसा कर लें, कोई ऐसी जीन एडिटिंग कर दें कि इस टोबैको क्रॉप में निकोटीन का कंटेंट कम हो जाए बस, ठीक है, ताकि वो एडिक्टिव ना रहे, ठीक है, उतना हेल्थ हैजार्ड कॉज ना करे, तो लोगों की लाइवलीहुड भी सिक्योर हो जाएगी, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी सिक्योर हो जाएगा। ओके, एंड जो फार्मर कल्टीवेशन कर रहे हैं वो भी, और जो इंडस्ट्री चल रही है बीड़ी सिगरेट की वो भी चलती रहेंगी, ठीक है, अगर निकोटीन का कंटेंट कम कर दिया जाए तो यहाँ पे काम आएगी हमारे जीन एडिटिंग टेक्निक क्रिस्पर। So this is a potential solution to tobacco epidemic. Now CRISPR to develop genetically modified tobacco plants that are less harmful or harmless. It can alter nicotine content and other harmful substances in tobacco leaves, providing safer alternative for consumers. So recent studies जो की गई हैं उसने promise भी दिखाया है that using CRISPR we can knock out a specific gene in tobacco plant, thereby reducing the nicotine content significantly. ठीक है, तो यहाँ पर कौन से जीन्स में हमें चेंज करना होगा, दैट इज ARF199, ARF189। इतना याद ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें देखा कि इससे सिर्फ 2 to 5% निकोटिन कंटेंट रह गया था। ठीक है, तो अगर इन जीन्स में कुछ चेंजेस कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। सो देयर इज पोटेंशियल फॉर CRISPR टू क्रिएट टोबैको लाइन्स विद ड्रामेटिकली रिड्यूस निकोटिन कंटेंट। सरोगेट एडवर्टाइजिंग, ये मैंने आपको समझाया था, यानी कि हम डायरेक्टली एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं बट इनडायरेक्टली कर रहे हैं। लाइक हम बात कर रहे हैं किसी सेलिब्रिटी की, ठीक है, उसके पीछे बैनर लगा हुआ है इसका कि जैसे कोई अवार्ड शो है तो उसको स्पॉन्सर कर रहा है विमल, ठीक है, और कोई क्रिकेट टूर्नामेंट है उसको स्पॉन्सर कर रहा है रजनीगंधा, ठीक। तो ये डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट, दीस आर कॉल्ड एज सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। ये सर्कमवेंट करने के लिए यूज की जाती है रेगुलेशंस को टू कर्ब इट्स इन्फ्लुएंस। डिस्पाइट स्ट्रिंजेंट एडवर्टाइजिंग बैन, these tobacco lobby employ surrogate advertising to promote its product। जैसे किसी इवेंट को स्पॉन्सर कर दिया, promoting tobacco related imagery in media या entertainment, such tactics undermine public health efforts and perpetuate tobacco consumption। Tobacco consumption perfectly fits the existing definition of pandemic। Widespread भी है इसका prevalence, severe consequences भी, and ability to affect a significant portion of population across multiple countries। okay? तो ये आर्टिकल बहुत अच्छा था। बाकी जीनोम एडिटिंग वाला जो पॉइंट है क्रिस्पर वाला, वो आप यूज कर सकते हैं कि कैसे ये चीज हमारी हेल्थ को भी बचा सकती है और एट द सेम टाइम प्रोडक्टिविटी भी एनहांस कर सकती है। ऑलराइट, चलिए, टाइम टू मेक क्लाइमेट एज पार्ट ऑफ ग्रीन इम्पैक्ट रिपोर्ट। ये हमारे यहाँ रिपीटेड एक्सट्रीम्स तो हो रहे हैं, फ्लड आ रहे हैं तो बार बार आ रहा है, हीट आइलैंड बन रहे हैं हमारे अर्बन एरिया, तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, कभी ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो बहुत ज्यादा, कई बार एक्सट्रीम लेवल के विंटर भी आ जाते हैं जिससे डेथ भी होने लगती है। तो ये जो एक्सट्रीम हो रहे हैं, दीस एक्सट्रीम हीट एंड ह्यूमिडिटी स्टॉर्म्स दैट कॉज सीवियर एंड ruinous फ्लडिंग अक्रॉस वाइड एरियाज इन अर्बन सेटलमेंट एंड वेरी कोल्ड विंटर्स। सो एक बात तो श्योर है कि क्लाइमेट चेंज थ्रेटन कर रहा है हमारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ गुड हेल्थ, जैसे क्लीन एयर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, न्यूट्रिशियस फूड सप्लाई एंड सेफ शेल्टर। WHO ने एस्टिमेट किया है दैट बिटवीन 30 to 50 climate change is expected to cause approximately 250,000 additional deaths per year from malnutrition, malaria, diarrhea, heat stress, etc. और इसकी डायरेक्ट कॉस्ट आप मान सकते हो $2 to 4 billion पर ईयर बाय 2030। रीजन्स विद वीक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज या और लीस्ट डेवलप कंट्रीज, दे विल बी लीस्ट एबल टू कोप विद विदाउट असिस्टेंस टू प्रिपेयर एंड रिस्पॉन्ड। अब देखिए इस पॉइंट को समझिए, जब मैं कहता हूं कि हम लोग कॉप में डेवलप वर्सेस डेवलपिंग बहुत ज्यादा चल रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज को भी थोड़ा समझना चाहिए, तो उसमें यही बात आती है कि अगर किसी तरह के डिजास्टर आते हैं तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डेवलपिंग कंट्रीज को ही पड़ेगा। डेवलप कंट्रीज दे हैव रिसोर्सेज, दे हैव टेक्नोलॉजी, दे हैव एवरीथिंग टू कोप अप विद दैट,
बट डेवलपिंग कंट्रीज पे इम्पैक्ट ज्यादा होगा। तो कॉपरेट करने से ही बात बनेगी, एक दूसरे पर ब्लेम डालने से या रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने से बात नहीं बनेगी। ओके, तो उसका सॉल्यूशन एक ही है कि जो थोड़ी सी वेल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज हैं लाइक चाइना, इंडिया, दे शुड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द फंड अगर क्लाइमेट का कुछ सॉल्यूशन निकालना है तो। ओके, नाउ वर्किंग इन द एक्सट्रीम हीट, हमने विमेन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो वर्किंग इन द एक्सट्रीम हीट कैन डबल द रिस्क ऑफ स्टिल बर्थ एंड मिस कैरियज फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। ओके, ये चीज हमने वहां भी देखी थी, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी किया था इस पे। देयर इज नो क्लाइमेट चेंज कंपोनेंट इन द एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। अब जब कोई प्रोजेक्ट कहीं पे आता है तो वहां पर उसका एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है। जैसे अगर हमारे शहर में या विलेज में कहीं केमिकल फैक्ट्री लग रही है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो नदी के किनारे ही लगेगी क्योंकि पानी की जरूरत होती है उसमें बहुत। तो उसकी बाद उससे पहले, कंपनी लगने से पहले, फैक्ट्री लगने से पहले एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है, ठीक है, तभी क्लियरेंस दिया जाता है। दैट इज मैंडेटरी फॉर ए लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। Several nations have already enacted legislation to prepare for and prevent the extent possible the ills of climate change। जैसे अभी हमने एक नाम देखा था कुछ दिन पहले, चिली। उसके अलावा बहामास, फ्रांस, यूएस, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, सब ने एक्ट इनेक्ट किया है, लॉ बनाया हुआ है जो क्लाइमेट चेंज के इल्स को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं। इंडिया इन केस ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब अगर आपने अभी तक मेंस 450 प्लस में इंडो रशिया नहीं देखा है तो आप ठीक से नहीं समझ पाएंगे कि हमने किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी शो की है वर्ल्ड को। जस्ट अ मिनट। ओके, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स जरा एक बार सोचिए, अभी तक हमने जितना पढ़ा हुआ है कि हमने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहाँ कहाँ शो की है। सबसे पहले रशिया पर वेस्टर्न कंट्रीज ने क्या लगाया, सैंक्शंस, ठीक है। और उससे पहले वेस्टर्न कंट्रीज एक और चीज लेके आई थी, काटसा। काटसा ने कहा कि कोई रशिया के साथ डिफेंस डील नहीं करेगा, हमने करी। हमने S-400 मिसाइल्स खरीदी, ठीक है। इन्होंने सैंक्शंस लगाया कि कोई इसके साथ ट्रेड नहीं करेगा, हमने किया। हमने अपनी एनर्जी पार्टनरशिप और ज्यादा डीप की और हमने रशिया के फार ईस्ट में इन्वेस्टमेंट भी किया। अब जरा एक बात सोचिए कि रशिया की पूरी ये जो वॉर चलती रही, ये सब होता रहा, ये किसकी दम पे होता रहा, चाइना के साथ। अब आप जरा एक बार यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि यूएसए के लिए क्या सही है कि रशिया जिसको वो आइसोलेट करना चाहता है वो पूरी तरीके से चाइना की ग्रैब में चला जाए, या यूएसए ये पसंद करेगा कि इंडिया जैसी कंट्री भी एक चाइना रशिया से कनेक्टेड रहे ताकि वो रशिया को याद दिलाती रहे कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। राइट, यानी कि यूएसए के लिए क्या अच्छा है या वर्ल्ड के लिए ओवरऑल क्या अच्छा है कि रशिया एक इंडिया जैसी कंट्री से डील करता रहे ताकि इंडिया रशिया को चाइना के टोटल क्लोज जाने से दूर रख सके, क्योंकि रशिया जितना ज्यादा चाइना की क्लोज जाएगा उतना ही यूएसए वेस्ट और वर्ल्ड के लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन ये सिंपल सी बात वेस्ट समझ नहीं पा रहा है। अभी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां गए तो यूएसए ने बहुत गलत गलत बयानबाजी की। रशिया ने इन्वेड कब किया था, 22 फरवरी 22 को, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स के एम्बेसडर ने कहा है इन दी टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देयर इज नो सच थिंग एज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अगर आपने न्यूज एनालिसिस रेगुलर फॉलो करा है, थोड़े दिन पहले हमने पॉइंट डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये बहुत हार्श कमेंट है इंडिया पर। उसी तरीके से नाटो समिट चल रहा था वॉशिंगटन में, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्सप्रेस भी किए थे अपने कंसर्न्स पब्लिकली कि ऐसे टाइम पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वहां जा रहे हैं। यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भी कहा था कि ए बैट ऑन रशिया एज ए लॉन्ग टर्म रिलायबल पार्टनर इज नॉट गुड बैट, रशिया वुड साइड विद चाइना ओवर इंडिया एनी डे ऑफ द वीक। तो ये तीन कमेंट्स ऐसे हैं जिसने दिखाया कि यूएसए कितना ज्यादा एंटेगनाइज है प्राइम मिनिस्टर मोदी की रशियन विजिट से, ठीक है। वो ये समझ नहीं पा रहा है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंडिया के लिए क्यों जरूरी है। ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री अगर हम इंडिया यूएसए की देखें तो वैसे स्टडी रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ ये यूक्रेन वॉर के बाद रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। जैसे इंडिया ने पहले रिफ्यूज किया वेस्टर्न लाइन फॉलो करने को यूक्रेन वॉर पे, हमने बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं किया रशिया को। हमने सिर्फ रिमाइंड किया कि आप डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकालिए, बातचीत से निकालिए, लेकिन हमने यूएन में भी रेजोल्यूशन में वोट नहीं किया इस चीज के फेवर में, ठीक है। इन्होंने इकोनॉमिक सैंक्शन इंपोज करे कि कोई वेपन सप्लाई नहीं करेगा, ठीक है, जबकि इन्होंने खुद यूक्रेन को वेपन सप्लाई करे और रशिया पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए। बट इंडिया ने कहा कि नहीं, हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है मॉस्को के साथ और हमने एनर्जी कॉपरेशन और ज्यादा
एक्सपेंड भी किया क्योंकि हमारी एनर्जी नीड है, इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है हम, और हमने रेफ्यूज किया टू कंडेम द इन्वेशन ऑफ इंटरनेशनल फोरा इवन एज इट कॉल्ड फॉर ब्रिंगिंग द वॉर टू एन एंड। हमने ये भी कहा कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर और रिस्पेक्ट करना चाहिए रशिया को यूक्रेन की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। ओके, तो मतलब एक तरीके से हमने एक न्यूट्रल पोजीशन ली, बट यूएसए फिर से वही यूनिपोलर कोल्ड वॉर वाले मोड में आ चुका है कि इफ यू आर नॉट विद अस यू आर अगेंस्ट अस। ठीक है, यूएसए के साथ प्रॉब्लम है, उन्होंने ये मान लिया कि हम सपोर्ट कर रहे हैं पुतिन की वॉर को, एंड दिस कॉज रिंकल्स इन इंडिया यूएस पार्टनरशिप। अब देखिए स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी क्या होती है उसको समझिए एक बार। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो कंट्री शुड बी एबल टू मेक डिसीजंस दैट बेस्ट सर्व देयर नेशनल इंटरेस्ट irrespective of the pulls and pressures from other parties। यही होती है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। ठीक है, इसमें दो एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कि यहाँ पे एक कन्विक्शन है दैट नेशन इज केपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजन दैट सर्व इट्स इंटरेस्ट। हम केपेबल हैं कि हमारी एनर्जी नीड हमें मीट करनी है, ठीक है, हमें सस्ता ऑयल मिल रहा है तो हम लेंगे। फर्स्ट चीज ये कन्विक्शन है हमारे पास। सेकेंड is that nation should have the will and resources to take those decisions even in face of high pressure। चाहे यूएसए प्रेशर लगा ले या वेस्ट प्रेशर लगा ले, हमारे पास वो विल पावर है और वो हिम्मत भी है डिसीजन लेने की कि हमें रशिया के साथ ट्रेड करना है। नेक्स्ट इज ऑल इंडियन गवर्नमेंट सिंस इंडिपेंडेंस हैव फॉलोड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ठीक है, उस टाइम जब कोल्ड वॉर चल रही थी हमने क्या कहा, हम नॉन अलाइनमेंट की बात की, हमने मल्टी अलाइनमेंट की बात की जब यूएसए साथ ब्रेक हो गया कि सबसे अलाई करेंगे। ठीक है, मल्टी डायरेक्शनल फॉरेन पॉलिसी की हमने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमने शुरू से अपनाई है सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, हालांकि शुरू में थोड़ी आइडियलिस्टिक थी, ठीक है, बट नॉन अलाइनमेंट की बात करी हमने, एशियन सॉलिडारिटी की बात की क्योंकि उस टाइम बाइपोलर ग्लोबल वर्ल्ड चल रहा था। अब हम लोग कोशिश करते हैं मोबिलाइज करने की कि हमें वॉइस बनना है थर्ड वर्ल्ड की, स्टे आउट ऑफ बोथ ब्लॉक्स, परस्यू इट्स इंटरेस्ट एंड दोस ऑफ न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्री। तो ये सब हमारी आइडियलिस्टिक पॉलिसी की निशानी थी इनिशियल ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में। पहले हम इक्वी डिस्टेंस रहे दोनों से, ना हम कैपिटलिस्ट ब्लॉक के करीब गए ना कम्युनिस्ट ब्लॉक के करीब गए। ठीक है, लेकिन हम लोग को रशिया की तरफ पुश होना पड़ा यूएसए की वजह से अगेन, क्योंकि यूएसए ने ट्रीटी अलायंस बनाना शुरू कर दिए थे एशिया में और पाकिस्तान उसके करीब चला गया था। पाकिस्तान ने यूएसए का एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था सीएटओ, इसको भी ज्वाइन किया था, और सेंटो इसको भी ज्वाइन किया था। इसीलिए जब हमारी पहली लड़ाई हुई थी 47 में कश्मीर इशू पर, तब पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट था यूएस यूके का। अगर हम लोग ज्यादा लंबी खींचते कश्मीर वॉर को तो ये मैटर बढ़ सकता था कि शायद उनको यूएस यूके का सपोर्ट मिल जाता और कश्मीर पे इन्वेजन और स्ट्रांग हो जाता। इसीलिए ये कहते हैं कि नेहरू जी शायद इसको यूएन में इसलिए ले गए कि कम से कम जो एलओसी है वहीं पे बात रुक जाए अभी। अदरवाइज यूएस यूके तो सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान को पूरी तरह तैयार थे। चाइना भी जब यूएसए के क्लोज जाना शुरू हो गया, जब सोवियत यूनियन ब्रेक होने लगा, इंडिया बिगिन बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर टाइज विद मॉस्को बट विदाउट फॉरफिटिंग इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ठीक है, ये दिखाता है कि 71 में हमने ट्रीटी साइन की, रशिया ने हमारी मदद भी की यूएसएसआर ने, बट जब इसने 1979 में अफगानिस्तान को इन्वेड किया यूएसएसआर ने, तो इंदिरा गांधी जी ने इसको क्रिटिसाइज किया था कि ये आपने गलत किया, आप अफगानिस्तान को क्यों इन्वेड कर रहे हो। राइट, तो ये दिखाता है ना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अगर ऐसा होता है कि 71 का एहसान उतारना होता हमें, तो हम अफगानिस्तान मैटर पे कुछ नहीं बोलते, बट इंडिया ने क्रिटिसाइज किया था इस इन्वेजन को। When Soviet Union and Communist bloc collapsed in 91, India chose greater integration with the global economy and closer strategic partnership with the West। अब ये ग्रेट पावर राइवलरी फिर से शुरू हो गई है। ग्लोबल पावर इज अगेन चेंजिंग, वर्ल्ड ऑर्डर इज नो लॉन्गर यूनिपोलर। चाइना द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये कॉम्पिटिटर बन के उभरा है अमेरिका की ग्लोबल प्राइमेसी को। रशिया चैलेंज कर रहा है वेस्टर्न यूरोप की पूरी सिक्योरिटी को, एटलीस्ट मिलिटरीली, एंड वेस्ट एशिया में शेडो वॉर चल रही है इसराइल और ईरान के बीच, और इंडिया कोशिश कर रहा है ऐसे में टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन ग्रेट पावर्स विदाउट ज्वाइनिंग एनी अलायंस सिस्टम। अगर आज वर्ल्ड में कोई एक कंट्री जो न्यूट्रल दिखती है तो वो सिर्फ इंडिया दिखता है। While energy ties with Russia are largely opportunistic, driven by cheap prices, डिफेंस पार्टनरशिप इज स्ट्रक्चरल। हमारे 40% जो इंपोर्ट हो रहे हैं आज भी डिफेंस के रशिया से हो रहे हैं। अभी जितने सर्विस में है हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, उसका 86% रशियन ओरिजिन के हैं। तो इसको हम ओवरनाइट तो अंडन नहीं कर सकते, जैसा यूएसए डिमांड करता है रशिया से सब खत्म कर लो, ठीक है, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है कॉन्टिनेंटल एशिया में। रशिया डीपनिंग टाइज विद चाइना ऑल्टर द एसेंस ऑफ इंडिया हिस्टोरिकल पार्टनरशिप विद मॉस्को। इंडिया वुड नॉट लाइक टू सी रशिया गोइंग कंप्लीटली इन द चाइनीज एम्ब्रेस, ठीक है। और ये रोकने में तो इनफैक्ट यूएसए को एनकरेज करना चाहिए इंडिया को कि आप रशिया के साथ डील करते रहिए कुछ ना कुछ, ताकि वो पूरी तरीके से चाइना के पास ना चला जाए, ठीक है, उसको एंगेज रखिए। पॉजिटिव सम गेम, US need not see this as unfriendly foreign policy choice. India is not a disruptive revisionist power like China.
It supports multilateral global order because it wants international system to be more representative in line with geopolitical reality. The world is already multipolar economically, but a similar transition has not taken place in power dynamics. ठीक है, G7 में इटली है, वो डिजर्व करता है क्या वहां होना? नहीं करता। इंडिया चाइना से बड़ी पावर्स हैं आज इकोनॉमिकली भी। ठीक है, यूएनएससी में पावर वीटो पावर लेके बैठे हैं यूके फ्रांस, बट उनसे ज्यादा कहीं ज्यादा क्रूशियल है आज इंडिया का रोल। तो इकोनॉमिकली तो मल्टीपोलर वर्ल्ड दिखता है इकोनॉमिकली, बट पावर डायनेमिक्स की बात करें तब हमें कोई मल्टीपोलैरिटी नहीं दिखती। ये 5 कंट्रीज सब कंट्रोल करके बैठी हैं। ठीक है, इंडिया इज नाउ ए वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी डज नॉट कॉल फॉर आइसोलेशनिज्म। देयर इज ग्रेटर एंगेजमेंट विद डिफरेंट पावर सेंटर्स। यही हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। इट इज ए पॉजिटिव सम गेम वेयर एवरीवन गेन। ओके, वेस्ट हु आर एजिटेटेड ओवर न्यू दिल्ली रशिया टाइज, ये इनकी यूनिपोलर मेंटेलिटी से ग्रस्त है। ये यू आर इधर विद अस और अगेंस्ट अस। ठीक है, ये न्यूट्रल रहने नहीं देते हैं किसी को। तो अच्छा आर्टिकल था, इसको हमने कंप्लीट किया। यहाँ पे ट्रेड टैक्ट है कि कैसे हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस पे हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग सेपरेटली डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस आर्टिकल में कोई पॉइंट्स नहीं है इससे रिलेटेड। ठीक है, बकवास बोल बच्चन की है, बट हम इसको समझेंगे कि आखिर हमें अपने एक्सपोर्ट ग्रो करने के लिए क्या क्या मेजर्स लेने की जरूरत है। ठीक है, तो ये हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग में करेंगे। ट्री प्लांटिंग स्कीम के बारे में बात की, बट मुझे उससे ज्यादा जरूरी है कुछ इनिशिएटिव बताना आपको। जैसे 1 ट्रिलियन प्रोजेक्ट, 1 ट्रिलियन ट्रीज लगाएंगे, तो ये प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ चाइना, ठीक है, 10 बिलियन ट्री सुनामी, ये पाकिस्तान का है। बॉन चैलेंज, ये हम लोगों ने जर्मनी में है बॉन, वहां से साइन किया था सबने कि रिस्टोर किए जाएंगे 150 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंडस्केप बाय 2020 एंड 350 मिलियन हेक्टेयर बाय 2030। ठीक है, तो ये 3-4 इनिशिएटिव आपको याद रखने होंगे। बट यहाँ पे क्रिटिसिज्म क्या होता है कि लिमिटेड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता है ट्री प्लांटेशन ड्राइव में, लैक ऑफ एडिक्वेट पोस्ट प्लांटिंग मेजर्स, लगा दिए उसके बाद कोई केयर नहीं, ग्रो हुए कि नहीं। प्रमोटिंग मोनोकल्चर प्रूविंग लेस इफेक्टिव फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट। इंडिया के लिए चैलेंज क्या है कि अभी 23 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था, इंडिया इज द ओनली G20 कंट्री दैट हैज फुलफिल्ड द कमिटमेंट्स अंडर पेरिस एग्रीमेंट। तो ये तो अच्छी बात है, और यही दिखाता है कि हम लोग हमेशा इंटरनेशनल ऑर्डर और रूल्स को फॉलो करते हैं। इंडिया हैज अचीव्ड एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 1.97 बिलियन टन ऑफ कार्बन इक्विवेलेंट। अभी कार्बन सिंक आप कैसे लगा अचीव करते हो? अब फॉरेस्टेशन से ही करते हो, प्लांटेशन ड्राइव से ही करते हो। ठीक है, लेकिन चैलेंजेस क्या है? एनक्रोचमेंट अभी भी हो रहा है फॉरेस्ट पे। काफी सारे जो लाइवलीहुड है लोगों की हमारे इंडिया में, वो अभी भी फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हम फॉरेस्ट को इतना प्रोटेक्ट करने जाएंगे तो उनकी लाइवलीहुड पे इम्पैक्ट करेगा, तो ये भी एक चैलेंज है। देयर इज लॉस ऑफ नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करने के लिए हमें फॉरेस्ट कट करने पड़ते हैं, जैसे ऑयल पाम के लिए हम लोग कट कर रहे हैं। द चैलेंजेस दैट पोज प्रॉब्लम फॉर इंडियाज इनिशिएटिव टू रीस्टोर 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट बाय 2030 एंड टू इंप्रूव फॉरेस्ट कवर यूजिंग स्टेप्स दैट इंक्लूड ट्री प्लांटिंग। ठीक है, तो ये कुछ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से था, मींस नहीं। डज इंडिया हैव इनफ लॉ फॉर टू कॉम्बैट सुपरस्टिशंस? देखिए, महाराष्ट्र कर्नाटक इन कुछ स्टेट्स में लॉ है, बट ऐसा नेशनल लेवल पे कोई लॉ नहीं है। द एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉ स्टैट्यूट्स डू नॉट हैव एनी डेडिकेटेड प्रोविजन टारगेटिंग सच प्रैक्टिस। ठीक है, ये विच क्राफ्ट वगैरह, या आजकल जो बाबा लोग बहुत उभर आए, बागेश्वर बाबा, कुबरेश्वर बाबा, तो हमारी यही है सीहोर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। ओके, तो ये सब लोग उभर आए और इनकी वजह से कई लोग की डेथ हुई है। ये लोग रुद्राक्ष उठा के दे देंगे, चलो ये ले लो, तुम्हें कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है। कई लोग बीमार हो गए, उन लोगों ने अपनी पता है जो मेडिसिन डिसकंटिन्यू करके इन चीजों पर बिलीव किया। एक बच्ची थी बागेश्वर बाबा के यहाँ मिर्गी पड़ती थी उसको, वो उनके भरोसे रह के शी डाइड। ठीक है, हमारे इधर ये पता नहीं प्रदीप मिश्रा कैसे इतने फेमस हुए कि लोग दिल्ली महाराष्ट्र से तक आते हैं उनके यहाँ। हमारा जिला बहुत छोटा सा है सीहोर। ठीक है, बट जब उन्होंने कहा कि हम रुद्राक्ष बांटेंगे, 10 लाख लोग पहुंच गए थे शहर में, पूरा शहर जाम हो चुका था। तो ये सुपरस्टिशन पढ़ते जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ठीक, कभी नौकरी के लिए, कभी बीमारी के लिए लोग इनके पास जाना शुरू कर देते हैं। नो, कोई क्रिमिनल लॉ नहीं है, इसी वजह से पुलिस अथॉरिटीज आर ऑफन रिलक्टेंट टू रजिस्टर केसेस अगेंस्ट द फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज ऑफ द कॉर्डमैन। देयरफॉर एक लॉ की जरूरत है। मॉडल ऑन महाराष्ट्र एंड कर्नाटक स्टेट लॉज मस्ट बी इंप्लीमेंटेड नेशन वाइड। कर्नाटक लॉ ने एक गलती की, उसने बहुत ब्रॉड डेफिनेशन रखी है इविल प्रैक्टिसेस की, तो उस वजह से क्या होता है कि एम्बिग्यूटी आ जाती है, तो डिफिकल्ट हो जाता है डिस्टिंग्विश करना बिटवीन रिलीजियस बिलीफ और सुपरस्टिशन, कि ये सुपरस्टिशन है या रिलीजियस बिलीफ है। ठीक, जैसे हमारे यहाँ पर क्या पहले मतलब मेरी बॉडी पर भी है, लोहे का त्रिशूल गर्म करके ऐसे चिपका देते थे, ये बोलते थे कि इससे बच्चों को बीमारियां नहीं होती हैं। ओके, तो इस तरह की सुपरस्टिशंस है। ठीक है, अब कुछ लोग इसको रिलीजियस प्रैक्टिसेस का नाम भी दे सकते हैं कि हम लोग ये गुदना करवाते ही हैं। कई आपने अपने पेरेंट्स के बॉडी पे भी देखा होगा। ठीक है, कई मानते हैं कि नहीं ये सुपरस्टिशन है, तो उनके बीच में डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है जब आप बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन रखते हो।
गिवन इंडिया डाइवर्सिटी ये नेशनल लॉ माइट इम्पोज स्वीपिंग जनरलाइजेशन, इसलिए बेटर है कि हम लोग स्टेट स्पेसिफिक लॉज रखें ताकि वो जो लोकल कल्चर है वहां का, लोकल प्रैक्टिसेस है, उनका ध्यान रख के लॉ इनेक्ट किया जा सके। नेशनल लेवल पे करेंगे तो जनरलाइज कर देंगे सब कुछ। जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए स्नान रिचुअल इन कर्नाटका। अब देखिए यहाँ पे आप कितना चीप है, जो कि मॉरली हमें गलत लगेगा सुनने में। दलित्स आर मेड टू रोल ओवर, आपको लोट मारनी है ऊपर से, रोल ओवर द लेफ्ट ओवर फूड ईटन बाय ब्राह्मण्स टू अटेंड पुण्य। सो दिस इज एब्सोल्युटली बुलशिट। Following the enactment of national legislation, individual states can introduce specific amendments addressing local concerns to enhance the law's effectiveness. तो अगर एक बार को स्टेट गवर्नमेंट नहीं सुन रही तो आप नेशनल लेवल पे लेजिस्लेट कर लीजिए, उसके बाद स्टेट्स को अथॉरिटी दे दीजिए कि आप चाहें तो स्पेसिफिक अमेंडमेंट कर सकते हैं अपने लोकल कल्चर और प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग। ओके, और आप एडिशनल क्लॉसेज भी ऐड कर सकते हैं टू रिफाइन एंड नैरो डाउन द डेफिनेशन। बट द थिंग इज कि जैसे बागेश्वर बाबा का अगर हम ध्यान वो दें, सीएम से लेके होम मिनिस्टर तक सब उनके पैरों में गिरे पड़े हैं। तो आपको लगता है कि इनके खिलाफ पहले एक्शन लेगी कोई पॉलिटिकल पार्टीज कभी? नॉट पॉसिबल। चैलेंजेस क्या है? देयर इज एक्यूट लैक ऑफ सेंसिटाइजेशन व्हेन इट कम्स टू लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। एसपी कलेक्टर तक उनके पैर छूते हैं। अगर उनके अगेंस्ट कोई एलिगेशन आता है कि इन्होंने जमीन पे जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, कौन सा एसपी सुन रहा है आपकी? कल्चरल सेंसिबिलिटीज, बायसेस, इन्वेस्टिगेशंस आर ऑफन कॉम्प्रोमाइज्ड बाय पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लीडिंग टू लो कन्विक्शन रेट। ठीक है, जैसे गुरमीत राम रहीम का, बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में आने के बाद उसको इतनी बार बेल मिली है और उसके बाद अब तो फाइनली उनको बरी कर दिया गया है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 25 परमिट्स रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, एंड दैट व्हाट इज मॉरली रॉन्ग कैन नॉट बी थियोलॉजिकली राइट। अब जैसे ये अभी हमने पढ़ा दलित्स आर मेड टू लेफ्ट ओवर, ब्राह्मणों की झूठे खाने पर लोट मारनी होती है, तो ये मॉरली तो रॉन्ग है ना, तो फिर ये कैसे थियोलॉजिकली राइट हो सकता है कि भगवान ने इसको सही कहा है? विच हंटिंग परसिस्ट एज ए सीरियस प्रॉब्लम इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, द कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम की जरूरत है हमें, दैट इज एसेंशियल फॉर की स्टेक होल्डर सच एज पब्लिक हेल्थ वर्कर, स्कूल टीचर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एटसेट्रा। हमें एस्टैब्लिश करना चाहिए एक विक्टिम कंपेंसेशन फंड दैट इज एसेंशियल टू मीट द इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म नीड्स ऑफ विक्टिम्स अफेक्टेड बाय सच प्रैक्टिसेस, जैसे विचक्राफ्ट के नाम पे कई वुमेन्स को टॉर्चर किया जाता है ट्राइबल एरियाज में। पीपल आर इंक्रीजिंगली रिट्रीटिंग इनटू द आर्म्स ऑफ गॉड मैन स्पैनिंग अक्रॉस रिलीजन। क्यों जा रहे हैं इनकी बाहों में? इसलिए जा रहे हैं कि कहीं किसी को जॉब नहीं मिल रही है, कोई बीमार चल रहा है, कहीं किसी का कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, बस। आजकल तो लोग डिवोर्स की नौबत आ रही है तो भी चल देते हैं, बाबा बीवी का दिमाग खराब है, बाबा पति का दिमाग खराब है, इसको ठीक कर दो, इस तरह की चीजें। केस ऑफ भोले बाबा, ही वॉज अ फॉर्मर पुलिस कांस्टेबल, ही क्लेम्स टू बी वॉइस ऑफ सम डिवाइन बीइंग। ओके, तो दीज आर लार्ज सोसाइटल इश्यूज, मिसगाइडेड फेथ है ये। फाइनेंस कमीशन के रोल की बात करें तो कल हमने क्राइटेरिया देख लिया था। ठीक है, कल हमने क्राइटेरिया देखा था पिछले का डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, और ये इंपॉर्टेंट था पॉपुलेशन वाला। ठीक है, एरिया को वेटेज होता है, तो जो बड़े स्टेट्स हैं यूपी जैसे उनको मिल जाता है, एमपी जैसे, राजस्थान। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को 10% वेटेज और इनकम डिस्टेंस को 45%। ठीक है, तो कल हमने देखा था कि इंटर जनरेशनल इक्विटी इंक्लूड करने की जरूरत है। 16 फाइनेंस कमीशन सेटअप की गई है अंडर अरविंद पनागारिया। इट कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरमैन, एंड इनके रिकमेंडेशन जो वैलिड होंगे वो होंगे फ्रॉम 2026 से लेके 31 तक। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये रेकमेंड करती है कैसे टैक्स कलेक्ट किए जा रहा है बाय सेंटर। ठीक है, तो उसमें से कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन सेंटर एंड वेरियस स्टेट्स। हालांकि सेंटर पे कोई कंपल्सन नहीं है कि उसके रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करे ही, वो चाहे तो मना भी कर सकता है, और हर 5 साल में रिकंस्टिट्यूट की जाती है। वर्टिकल डिवोल्यूशन हम समझ चुके हैं, ठीक है, कि सेंटर से लेके स्टेट की तरफ कितना डिवॉल्व होगा, और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन की जो मल्टीपल स्टेट्स हैं उनके बीच आपस में कितना डिसॉल्व होगा। जैसे यहाँ से 42% डिसॉल्व हो गया, डिवॉल्व हो गया, तो अभी 42% किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो एक फॉर्मूले पे बेस्ड होती है जो हमने अभी नीचे देखा। It is decided on the formula created by the commission, जैसे स्टेट की पॉपुलेशन, फर्टिलिटी लेवल, इनकम लेवल, जियोग्राफी एटसेट्रा। वर्टिकल डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स इज नॉट बेस्ड ऑन एनी सच ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला। वर्टिकल 42% देना है वो किसी फॉर्मूला बेस्ड नहीं होता, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन फॉर्मूला पे बेस्ड होता है। तो सब्सिक्वेंटली 13, 14 एंड 15 कमीशन इसको बढ़ाती चली गई, अभी 41 दिया जाता है। सेंटर में ऑल्सो एड स्टेट्स थ्रू एडिशनल ग्रांट्स ऑफ सर्टेन स्कीम, जैसे सेंट्रल सेक्टर एंड सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम चलती है, उनके थ्रू भी पैसा दिया जाता है स्टेट को। ठीक है, इसके अलावा ये रेकमेंड करता है वेज टू ऑगमेंट रेवेन्यूज ऑफ लोकल बॉडीज सच एज पंचायत म्युनिसिपैलिटीज। उनका भी बताता है कि कैसे आप इनके रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ा सकते हैं। बट अल्टीमेटली शायद इस बार हम उम्मीद करते हैं कि जो फाइनेंस कमीशन है वो ये रिकमेंडेशन दे कि जीएसटी से एक फिक्स शेयर से 2%, 3% अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत को जाएगा। ठीक है, फिक्स कर दीजिए उसका शेयर, उनको डिपेंडेंट मत बनाइए कि हम अपनी मर्जी से देंगे, आपको जितना देना होगा। एज ऑफ 2015 ओनली 3% ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग इज हैपेंड एट लोकल बॉडी लेवल। इसलिए हमारी सिटीज की इतनी बुरी हालत है
कि जस्ट 3% स्पेंडिंग सिटी लेवल पे होती है, जबकि चाइना में देखिए 50% पब्लिक स्पेंडिंग होती है लोकल बॉडीज के द्वारा। ओके, तो हमने अपनी लोकल बॉडीज को वीक रखा है जानबूझ के। Center collect major taxes like income tax, corporate tax, GST, while states rely on taxes collected from sale of goods like liquor and fuel. इसलिए सभी स्टेट शराब बंद नहीं करते। बिहार ने जब से शराब बंद की उसके रेवेन्यू पूरी तरीके से गिर गए। The states are responsible for delivery of many services to citizen, education, healthcare, police, etc. But center has reduced their power to collect taxes and it does not give enough funds to the states. और खासकर सदर्न स्टेट जरूर बहुत नाराज रहते हैं। सेंटर अगर सही मायने में हम देखें तो वो सिर्फ 38% फंड डिवॉल्व करता है इंस्टेड ऑफ 41। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, सेस एंड सरचार्ज में ज्यादा पैसे, ज्यादा टैक्स कलेक्ट करता है। सेस एंड सरचार्ज बढ़ाता है रादर देन टैक्स बढ़ाने का। अब सेस सरचार्ज जो होते हैं वो शेयर नहीं करने पड़ते। ये तो सेंटर ने बहुत गलत किया स्टेट के साथ कि आप टैक्स बढ़ाइए ताकि वो डिवॉल्व हो सबके साथ। आप सेस और सरचार्ज बढ़ाते हो जो कि डिवॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, सेस एंड सरचार्ज डू नॉट कम अंडर डिविजिबल पूल एंड नॉट शेयर्ड, इट कंस्टिट्यूट एज मच एज 28% ऑफ ओवरऑल टैक्स रेवेन्यू। तो ये 28% टैक्स आप शेयर ही नहीं कर रहे हो स्टेट्स के साथ। ठीक है, तो डिवॉल्यूशन इंक्रीज होने के बाद भी वो ऑफसेट हो जाता है बाय सेस एंड सरचार्ज कलेक्शन। आपने डिविजिबल पूल ही रिड्यूस कर दिया, तो सही मायने में 41 की जगह सिर्फ 32% शेयर कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स के साथ। तमिलनाडु का कहना है कि हम लोग 1 रुपए अगर टैक्स के फॉर्म में ऊपर भेजते हैं ना, तो उसमें से सिर्फ 29 पैसा हमारे पास वापस आता है। जबकि बिहार अगर 1 रुपए ऊपर भेजता है तो उसके पास 7 रुपीज आते हैं। यानी कि आप सदर्न स्टेट्स को उनके बेटर गवर्नेंस के लिए पिनलाइज कर रहे हो, और जबकि जो पुअर गवर्नेंस वाले स्टेट्स हैं बिहार, उनको एनकरेज कर रहे हो। राइट। फॉरेन ट्रिब्यूनल फंक्शन, फॉरेन ट्रिब्यूनल्स को पूरा डिटेल एनालिसिस हमने किया था 17 जुलाई के ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में, तो वहां से ब्रेनस्टॉर्मिंग पूरा समझ लेना। ठीक है, यहाँ पे क्या बातें दी गई हैं। एक कौसी जुडिशियल बॉडी है ये, फॉरेन ट्रिब्यूनल ऑर्डर के अंडर में सेटअप की गई थी 1964 अंडर सेक्शन 3 ऑफ फॉरेन एक्ट ऑफ 1946, जो कि प्री इंडिपेंडेंस में नेक्ट किया था। ये सब हमने वहां ब्रेनस्टॉर्मिंग में किया हुआ है। फॉरेन ट्रिब्यूनल्स आर करेंटली एक्सक्लूसिव टू असम। ठीक है, अभी सिर्फ असम में सेटअप किए गए, और कितने हैं, करीब 300 फॉरेन ट्रिब्यूनल्स हैं। ईच फॉरेन ट्रिब्यूनल्स हेडेड बाय मेंबर ड्रॉन फ्रॉम या तो जुडिशरी या फिर एडवोकेट या फिर सिविल सर्वेंट जिसके पास जुडिशियल एक्सपीरियंस हो। तो यहाँ पे किस तरीके से फंक्शन करते हैं, तो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स हैव द पावर ऑफ सिविल कोर्ट। दिस इज फर्स्ट पॉइंट यू शुड रिमेंबर। समन कर सकते हैं, वो एनफोर्स कर सकते हैं अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, एग्जामिन कर सकते हैं उसको, उसको ओथ दे सकते हैं। दे रिक्वायर द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स। उन्हें सर्व करना होता है एक नोटिस इंग्लिश में या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज जो स्टेट की होगी, और उस जिस पर्सन पे एलिगेशन लगे हैं फॉरेनर के, उसे 10 दिन के अंदर प्रूव करना होगा उस अथॉरिटी के सामने, अपना रिप्लाई देना होगा, और 10 दिन के अंदर प्रोड्यूस करने होंगे एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ हिज और हर केस, और ये केस डिस्पोज कर दिया जाना चाहिए विद इन 60 डेज। अगर वो प्रूफ नहीं कर पाता है कि वो इंडिया का सिटीजन है, तो फिर उसको भेज दिया जाएगा डिटेंशन सेंटर में, और डिटेंशन सेंटर को ट्रांजिट कैंप के तरह यूज करते हैं। हालांकि 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया एक रहीम अली केस में। उसने कहा कि ये बहुत ग्रेव मिसकैरेज हुई थी जस्टिस की। फॉरेनर एक्ट डज नॉट एम्पावर अथॉरिटीज टू पिक पीपल एट रैंडम, कि आप बस पहुंच गए और कि चलो तुम पे एलिगेशन है कि तुम फॉरेनर हो, जाओ प्रूफ करो कोर्ट में। अब उसमें क्या होता है कि वसूली की जाती है। अच्छा, तुम्हें नहीं जाना कोर्ट में, तो चलो पुलिस को इतना दे दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये प्रॉपर एक इंडस्ट्री बन चुकी है, ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री असम में। इस तरीके से ब्लैकमेल करके पैसे लिए जा रहे हैं। ठीक है, डिमांड की जाती है कि चलो हमें शक है तुम पे, तुम्हें लेके चलते हैं। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस फॉर्म एज एन इंडस्ट्री, एवरीवन इन्वॉल्व्ड इज ट्राइंग टू मिंट मनी बाय एनी मींस। ओके, और देखते हैं कौन सा बचा है आर्टिकल। आज काफी काम की चीजें हैं न्यूज़पेपर में। ओमान, ठीक है, ओमान को जनरली माना जाता है कि ये अभी तक पूरा बचा हुआ था इन वेस्ट एशिया में जितना ट्रबल चल रहा है, लेकिन कल को वहां भी अटैक हुआ इस्लामिक स्टेट के द्वारा। At the corner of the Arabian Peninsula, Oman has long been seen as one of the safest, if reclusive, countries in West Asia, spared of militant violence that has struck elsewhere. But an attack on Shia mosque in capital this week killed 5 worshippers, shook the image. और ये जिम्मेदारी ली है रेडिकल इस्लामिक स्टेट ने कि हमने स्ट्राइक किया है। और इनको पहले इनका गढ़ हुआ करता था आईसिस जो है ना, ये इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया नाम था पहले इसका, फिर इसको वहां पे डिफीट किया यूएस की फोर्सेस ने। तो अब ये इधर उधर बिखर गए हैं, कहीं अफगानिस्तान में, कहीं सीरिया में। ओमान, रशिया एंड ईरान, all outside the areas where IS have main branches, where its fighter continues to wage low level but deadly insurgencies. Okay, अफगानिस्तान, यमन, साहेल रीजन ऑफ अफ्रीका एंड कोर ऑफ इराक एंड सीरिया, इन सब जगहों पर एक्टिव है इस्लामिक स्टेट। US coalition battled the IS for years, finally shattering it in Iraq and in 2017 and Syria 2019.
ठीक है, तो अब बस एक ही कंट्री पीसफुल दिख रही थी, वो भी इसकी चपेट में आती हुई दिख रही है। In Iraq and Syria, it has succeeded in increasing its steady attacks, mainly against Syrian security forces and to lesser degree against the better organized US-backed Syrian Kurdish and Iraqi forces. But the international campaign against the IS has severely hampered its capabilities. ठीक है, तो काफी कमजोर तो कर दिया इस्लामिक स्टेट को, बट अभी भी वो जिंदा तो है, कॉकरोच की तरह है। आपने सब कुछ हाथ पैर का सब काट दिए, उसके बाद भी जिंदा है। आइवरी कोस्ट, ठीक है, पहले इसका मैप की लोकेशन देख लीजिए। इसमें ये रहा छोटा सा, ठीक है, दिस वन। कैपिटल क्या है? अबिजन। और कौन सी कंट्री से बॉर्डर शेयर कर रहा है? घाना, बुर्किना फासो, माली, गिनी एंड लिबेरिया। ठीक है, इन सबसे बॉर्डर शेयर कर रहा है। अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसकी इकोनॉमी एग्रीकल्चर से डाइवर्सिफाई हो रही है नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ, यानी माइनिंग की तरफ ये ज्यादा जा रहा है। द डिस्कवरी ऑफ द ह्यूज डिपॉजिट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ऑयल, गैस, गोल्ड of the Ivory Coast is pushing the country's economy in a new direction as it explores its underground potential. It aims to supplying 2 lakh barrels per day by 26 and 200 million cubic feet per day of gas. कंट्री को बहुत गोल्ड डिपॉजिट भी मिले हैं डिस्कवर्ड इन द वेस्ट विद द पोटेंशियल टू बी द थर्ड लार्जेस्ट माइन इन वेस्ट अफ्रीका। इसके अलावा लिथियम, मैग्नीज, निकल, इवन कॉल्टन प्रीशियस और यूज टू मेक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इसकी भी माइनिंग इसके यहाँ हो रही है। बट ऑब्वियस बात है, जहां माइनिंग होगी तो फिर एनवायरमेंटल रिस्क बढ़ जाएंगे। ओके, चलिए ये स्पोर्ट्स है। अब इंडियन एक्सप्रेस पे चलते हैं, उसमें एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुएशन पे रिलेटेड। फोन आईपैड की भी बैटरी जा रही है, हम जल्दी से देख लेते हैं। जस्ट 10 मिनट्स मोर एंड प्लीज आप ब्रेनस्टॉर्मिंग और उसको मिस मत कीजिए, वो रिग्रेट करोगे आप बाद में। चलिए, ऑल विन प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से रिलेटेड था। कल हमने देखा था एक तरह का डिजिटल हेल्थ कार्ड बना दिया जाएगा हर बच्चे का, उसमें सारी डिटेल्स होंगी कि इसको कौन कौन सी वैक्सीन लगी हैं और कौन सी कब लगनी है। और ये अलर्ट आशा वर्कर को भी भेजा जाएगा कि जाइए इसके घर, इसका टाइम हो गया वैक्सीन का, और पेरेंट्स को भी भेजा जाएगा कि आपके बच्चे की वैक्सीन का टाइम हो गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज होने जा रही है इंडिया में। ऑल विन प्लेटफॉर्म, सॉरी यू विन है इसका। India's universal immunization program has been the major public health success story globally. The launch of digital vaccine registry, that is UVIN, on 15th August को लॉन्च की जाएगी। The UIP, Universal Immunization Program, is poised to place on a much surer footing. तो आप ये दिखा सकते हो कि टेक्नोलॉजी वाइज हम लोग आगे जा रहे हैं, तो यही हमारे इंडिया टैक्स का बनता है कि यही चीजें तो हमें शेयर करनी है अफ्रीकन और दूसरी जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज है उनके साथ, यही तो हमारे सॉफ्ट पावर का पार्ट बनेगा, राइट। 20 मिलियन प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर होंगी यहाँ, 26 मिलियन इन्फेंट्स एनुअली अगेंस्ट वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। ठीक है, अब ये आप मुझे बताएंगे कि यूआईपी में कौन कौन सी वैक्सीन कवर की गई है, ठीक है, मतलब किस किस डिजीज के लिए। नाउ दिस प्रोसेस, अभी तक ये चीजें ना मैनुअली की जाती है रजिस्टर में, तो इट टेक्स मोर देन ए मंथ। इम्यूनाइजेशन एट प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज वो तो रिकॉर्ड भी नहीं होती थी, क्योंकि वो आशा वर्कर को पता ही नहीं चलती थी। UVIN will capture every vaccination event, ensure the availability of real-time vaccination data to healthcare policymakers, and this will improve planning, lead to more responsive outbreak averting interventions. In 1978, India's first national immunization program launch किया गया था against multiple disease, और उसी का नतीजा है कि इंडिया काफी सक्सेसफुल रहा। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ देश में 2014 के बाद ही हुआ, इंक्लूडिंग आजादी, ऐसा नहीं है। देश बहुत अच्छा ही चल रहा था, ठीक है। चाइना के कंपैरेटिवली देखते हैं तब हमें लगता है कि हम बहुत पीछे रह गए, बट इतना भी बुरा नहीं चला है जितना कि आज हमारे प्राइम मिनिस्टर और कुछ कंगना दीदी जैसे बोलते हैं असली आजादी 2014 में मिली, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसको नाम दिया गया बाद में एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। ये पहले कंपाइज कर रहा था सिर्फ 4 वैक्सीन को, आज ये टारगेट कर रहा है 12 डिजीज को। और ये 12 डिजीज के नाम मैं आपसे जानना चाहता हूँ, देख के नहीं लिखना, भले ही 7-8 याद हो, बट प्लीज, क्योंकि प्रीलिम्स में इस तरह के आ जाते हैं, 7-8 ऑप्शन देता है आजकल वो कि इनमें से कौन से यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कवर है। नाउ डेटा शो करता है क्लोज टू 80% चिल्ड्रन इन 12 to 23 मंथ एज ब्रैकेट रिसीव द रिकमेंडेड वैक्सीन। अब इस 80% को 100% अचीव करेंगे हम इस प्लेटफॉर्म की मदद से। रूटीन इम्यूनाइजेशन सर्विसेज वर डिसरप्टेड ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक। WHO यूनिसेफ डेटा ने लास्ट ईयर इंडिकेट किया था कि देयर इज अ माइनर डिप इन परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इनॉक्यूलेटेड अगेंस्ट डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस। Another big challenge to reduce the number of children who drop out from the vaccination program. UVIN could be a game changer. It can improve vaccine coverage among disadvantaged groups, ultimately reducing infant mortality rates. Parent will get SMS alerts on the date for next jab. They can book slots in advance anywhere in the country without having to carry physical records.
ठीक है, आप दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, आप कहीं भी ले सकते हो क्योंकि आपको फिजिकल रिकॉर्ड कैरी नहीं करना है, आपका डेटा सब कुछ है वहां पे ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे। इंडिया डिजिटल डिवाइस बीच में ना आ जाए, इसका ध्यान रखना होगा, ठीक है, क्योंकि सबके साथ पास शायद फोन ना हो सकता है कोई रोड साइड रहता है, जो वैसे तो आजकल सबके पास है, बट फिर भी डिजिटल डिवाइस बीच में नहीं आना चाहिए। इन द वे ऑफ बेनिफिशरीज कीपिंग देयर डेट विद द वैक्सीनेटर। कोविन प्लेटफॉर्म ने भी बहुत अच्छा काम किया था कोविड वैक्सीन के टाइम पर। इवन प्लेटफॉर्म चल रहा है एक ट्रैकिंग वैक्सीन रिलेटेड कोल्ड चेन लॉजिस्टिक 2015। अब देखिए 3 एग्जांपल मिल गए आपको, यूविन, कोविन एंड इवन। यूविन, कोविन एंड इवन, ठीक है, तीनों मिल गए। तीनों आप कहां कोड करोगे? आप कोड करोगे कि हम कैसे टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं इन डिलीवरिंग दी हेल्थ सर्विसेज, राइट? ऐसे आंसर बनेगा मेंस में, कोई रट्टा नहीं मारना है, हम इतनी बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सब याद होगा। इट हैज एंश्योर्ड दैट 80% ऑफ रिडक्शन इन इंस्टेंसेस ऑफ वैक्सीन स्टॉक आउट, ठीक है, तो ये जो इवन प्लेटफॉर्म है ना, इसने दिखाया कि स्टॉक आउट हो जाता था पहले, लेकिन अब नहीं होता, 80% रिडक्शन हुआ है उसमें, क्योंकि ये पूरा लॉजिस्टिक को ट्रेस करता रहता है। जैसे ही कहीं पे दवाइयां खत्म होने वाली थी, ये नोटिफाई कर देता है कि इस हॉस्पिटल में इस तारीख तक दवाइयां खत्म होंगी, जल्दी भेजिए। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट इम्यूनाइजेशन रजिस्ट्री बनेगी। इट शुड पेव द वे फॉर मेकिंग द यूआईपी मोर एक्सपेंसिव एंड कंपेलिंग केस फॉर इंक्लूडिंग एचपीवी वैक्सीन, जो कि कैंसर के लिए यूज की जाती है विमेन में, ठीक है, इन दी प्रोग्राम। चलिए, डिसेबलिंग द डिसेबल्ड, तो यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि देखिए आप और हम लोग वॉक कर रहे हैं, हमें कोई टैक्स तो नहीं देना पड़ रहा ना, राइट? हम लोग कोई टैक्स नहीं दे रहा है, लेकिन जो बेचारा व्हील चेयर पे चल रहा है, अगर वो व्हील चेयर ले रहा है तो उस पर ये लोग लगा रहे हैं जीएसटी, जीएसटी ऑन व्हील चेयर, ब्रेलर्स, जो रीडिंग के लिए यूज होती है बुक्स, एंड री इन्फोर्स मैसेज ऑफ इंफीरियोरिटी। यानी हमने उनकी व्हील चेयर पे जीएसटी लगा के ये कह दिया कि आप जितने किलोमीटर चलोगे हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे। Okay, so disabled individuals who rely upon prosthetic limbs, brailers, wheelchairs must compulsorily pay an additional 5% tax on these essential mobility aids. ठीक है, तो ये तो इफेक्टिवली उनको पिनलाइज करने वाली बात हो गई। जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया कि अगर हम एक व्हील चेयर की लाइफ ले लें कि 500 किलोमीटर तक चलती है, ठीक है, उस पे इस बेचारे ने टैक्स भरा, तो ये तो सॉरी 1 लाख रुपए की आती है, अगर ये 500 किलोमीटर चलती है, तो ये बात हो गई कि 10 रुपीज पर किलोमीटर उससे टैक्स ले लिया आपने। ओके, तो ये तो और इंफीरियर बना रहा है उनको। ब्लाइंड पर्सन, वो बेचारा कोई कुछ बुक पढ़ना चाह रहा है, तो उस पर भी आपने टैक्स बर्डन डाल दिया, यानी कि उसने वो पढ़ा लिखा है, उसकी सजा दे रहे हो आप उसे। तुम पढ़े लिखे हो, अंधे होगे, तुम्हें पढ़ना है, चलो टैक्स पे करोगे इस बुक पे। A judges has consistently struck down any tax, cess or duty which had effect on even indirectly curtailing the fundamental right. राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट का सेक्शन 3 कहता है स्पेसिफिकली प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो यहाँ से आपको एक वे फॉरवर्ड ही मिल जाता है कि हमें इनको तो एटलीस्ट जीएसटी वेवर देना चाहिए, इस चीज पर 0% होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं विमेन की मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल लीव के बारे में है, तो मैं इसके यहाँ के इश्यूज डिस्कस करूंगा। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आए इसके चांसेस बहुत कम है। चलिए, इसमें हम लोग सिर्फ इश्यूज डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या इश्यूज हैं, ठीक है। जस्ट 5 मिनट का डिस्कशन और बचा है, सो प्लीज बियर विथ मी। आई कैन अंडरस्टैंड डिस्कशन लंबा हो जाता है, बट 2 पेपर कवर करना इज नॉट एन इजी टास्क ना, ठीक है। पहली बात तो देखिए कि हमने ये मेंस्ट्रुअल लीव के लिए ना आज तक 3 बार अटेम्प्ट किया है कोर्ट में। हमने 3 बार अटेम्प्ट किया है एक बिल पास करने का, प्राइवेट मेंबर बिल, बट पास हुआ नहीं कभी। तो यहाँ पे इश्यूज क्या है? पहला है जेंडर गैप, कि एम्प्लॉयमेंट में अगर हम देखें जॉब सेक्टर में, तो ऑलरेडी जेंडर गैप बहुत ज्यादा है, ठीक है, इक्वालिटी नहीं है। और जैसे कि एक रिपोर्ट आई थी, उसने कहा था कि हमें 135 साल लग जाएंगे इसमें इक्वालिटी लाने पे, जेंडर गैप में, ठीक है। तो उसमें सारी चीजें आ जाती है कि कहीं प्रेगनेंसी आ रही है, कहीं पे हर महीने का पीरियड्स का पेन आ रहा है, ठीक है, इस वजह से। सेकंड इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, तो यहाँ पर ऑलरेडी इनके साथ इनइक्वालिटी है कि अगर मैन $1 अर्न कर रहा है तो विमेन अर्न करती है उसका जस्ट 84%, ठीक है, 84 सेंट्स, राइट। तो ऑलरेडी इनका काफी कम है। और अगर लीडरशिप पोजीशन हम देखें विमेन की, तो उसमें तो और ज्यादा कमी है यहाँ पर विमेन के बारे में। रिस्क ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अब अगर हम इस पीरियड्स को छुट्टी मना देते हैं कि चलिए आपको 5-7 डेज का हॉलीडे दिया जाएगा, तो आपको नहीं लगता कि इससे तो डिस्क्रिमिनेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा? कि जो एम्प्लॉयर्स होंगे वो क्या सोचेंगे कि यार मुझे पेड लीव देनी है इस इंसान को, ठीक है, हर महीने 5 से 7 दिन की, तो मैं इनको हायर ही ना करूं, मैं मैन को ही ज्यादा हायर करूं, तो हो सकता है कि इससे डिस्क्रिमिनेशन और ज्यादा बढ़ जाए। ये मेरे पॉइंट्स नहीं है, मैं आपको सिर्फ टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इट्स नॉट माई थॉट्स। सोशल स्टिग्मा, अब कई बार विमेन भी इवन अनकंफर्टेबल फील करती हैं कि सामने वाले को पता हो कि दे आर अंडरगोइंग दी पीरियड्स, ठीक, तो वो एक सोशल स्टिग्मा बनता है, कहीं ना कहीं उनको फीलिंग आती है पीरियड शेमिंग वाली, बिकॉज कई जगहों पे क्या है, ये माना जाता है इम्प्योर,
स्मॉल टाउन में आप जाओगे तो किचन में नहीं जाएंगे आप, इस टाइम आप मंदिर वाले कमरे में नहीं जा सकते, या आप जो कॉमन सोफे हैं बैठने के उस पे नहीं बैठेंगे, आप नीचे बैठेंगे, इस तरह की चीज, तो ये शेमिंग वगैरह का इशू बन जाता है। कल्चरल एंड रिलीजियस प्रैक्टिस, तो ऑब्वियसली आपको टेम्पल्स में अलाउ नहीं किया जाता है, कई बार इसके अगेंस्ट काफी बार इस तरह के प्रोटेस्ट भी हुए हैं कि आपको अलाउ करना चाहिए। ओके, मेंस्ट्रुअल वुमेन को, क्योंकि अल्टीमेटली मंदिर तो देवियों के भी है ना, तो फिर इस तरह का लॉजिक वो लोग देते हैं। ठीक है। अगला इशू बनता है लैक ऑफ एक्सेस ऑफ अफोर्डेबल सैनिटरी प्रोडक्ट्स। अब इसमें मैं आपको झारखंड के रांची की एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जरूर कोट करूंगा, बार बार कोट करता हूं मैं, क्योंकि ऐसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होना यार बहुत बेकार चीज है। वहां कॉलेज के बच्चों ने कहा मैडम कॉलेज में सैनिटरी पैड्स का बॉक्स हमेशा खाली रहता है, यहाँ पे रखे नहीं जाते हैं। तो वो मैडम कहती हैं कि आज आप लोग पैड मांग रही हैं, कल आप कॉन्डोम मांगोगे। तो ये हंसने वाली बात नहीं थी कॉलेज में। ठीक है, ये एटीट्यूड दिखाता है कि ब्यूरोक्रेसी में किस तरह के लोग बैठे हुए हैं, किस तरह का माइंडसेट है आपका। आप सैनिटरी पैड को कॉन्डोम से रिलेट कर रहे हो। ठीक है, जापान का एक केस आप देख सकते हैं, वहां पे दी जाती है बट अनपेड लीव होती है, और अनयूज अनयूज इसलिए कि हार्डली 0.9% वीमेन, मतलब लेस देन 1% वीमेन ने इसको अवेल किया है, वो अवेल ही नहीं करती हैं। ठीक है, अनपेड है वो एक रीजन है, बट उसके अलावा ये सारी बातें आ जाती हैं कि वो इसको एक स्टिग्मा की तरह लेना नहीं चाहती। दूसरा कि वो इस तरह की शेमिंग फील नहीं करना चाहती कि लोग उनके बारे में बात करें कि यार आज उसके पीरियड्स हैं इसलिए वो नहीं आई है। राइट। तो अगर हम ये ऐसा कोई लॉ बना भी देते हैं तो उसको चैलेंजेस क्या आएंगे इम्प्लीमेंटेशन में, वो जरूरी है। पहला तो इक्वालिटी कंसर्न, कि क्या स्पेशल लीव देनी चाहिए एक नेचुरल चीज के लिए। ठीक है, क्या एक स्पेशल लीव की जरूरत है, क्या इससे स्टीरियोटाइपिक माइंडसेट नहीं बन जाएगा। अगेन टेलिंग मेरे पॉइंट्स नहीं हैं, ओके, मुझे मत जज करना इससे। ओके, जबकि हम लोग क्या हमेशा बात करते हैं कि हमें तो वर्क प्लेस पर क्या लानी है, जेंडर इक्वालिटी लानी है। राइट, तो ये चैलेंजेस आएंगे इसको इम्प्लीमेंट करने में। डिस्क्रिमिनेशन का रिस्क देखो बहुत हाई है। अगर मैं कोचिंग सेंटर रन कर रहा हूं, अगर वहां पे मुझे ये हो कि मुझे फीमेल टीचर रखी मैंने बट वो 5 to 7 डेज प्रेजेंट नहीं होंगी, तो बात ये नहीं है कि मेरा माइंडसेट क्या है, बात ये है कि मेरे बिजनेस के लिए ऑपरेशनल चैलेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, कि मैं कैसे फिर अपने वर्क को कंटिन्यू करूं। आप सपोज कीजिए कि एक आर्किटेक्ट कंपनी है, ठीक है, वहां पे पूरी टीम काम कर रही है एक बिल्डिंग का आर्किटेक्चर तैयार करने में, सपोज 5 to 10 पीपल की टीम है, लेकिन उसमें सपोज कि 5 विमेन है। अब कभी 5-6 दिन कोई दूसरी एब्सेंट है, फिर कोई एब्सेंट है, फिर कोई एब्सेंट है। और ये ऐसा भी काम नहीं है कि वर्क फ्रॉम होम से कर लो, क्योंकि आप अकेले नहीं कर रही, पूरी टीम उस पर वर्क कर रही है आर्किटेक्चर पे। ठीक है, तो फिर इस बिजनेस के लिए तो ऑपरेशनल चैलेंजेस बन जाएंगे ना ये। और दूसरा उनकी प्राइवेसी इशू। ठीक है, कि ये बातें जो हैं मेंस्ट्रुएशन एंड ऑल दोस थिंग्स, ये उनकी पर्सनल बातें हैं, प्राइवेसी बातें हैं, ज्यादा से ज्यादा ये फीमेल के बीच की डिस्कशंस हैं। ऐसा नहीं है कि आप पैड में मूवी बना दीजिए और सारे मेल एक्टर्स भी एक एक सैनिटरी पैड लेके खड़े हो जाएं। ठीक है, इवन मेजोरिटी विमेन्स भी इस बात पे एग्री करती हैं कि ये बातें जो हैं ये फीमेल की बातें फीमेल्स के बीच ही रहने दीजिए। ये एम्पावरमेंट के नाम पे मेल के साथ डिस्कशन कराएंगे आप इस चीज का, ये सब विमेन्स एग्री नहीं करती हैं। ओके, तो ये मेंस्ट्रुअल इशू से रिलेटेड टॉपिक था, हमने देख लिया। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स में हम लोग कब से कोशिश कर रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट बढ़ा पाएं, इंपोर्ट कम कर पाएं, बट वो हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर नीति आयोग ने कहा है कि कुछ फ्रेश इंसेंटिव देने की जरूरत है। पीएलआई स्कीम ऑलरेडी हमने दे ही रखी है, बट उससे भी रिजल्ट अच्छे नहीं आए, लाखों करोड़ रुपए लगा दिए हमने। टू ग्रो इंडिया इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर फ्रॉम करेंट $100 बिलियन है अभी, उसको बढ़ा के $500 बिलियन करना है बाय 2030। सिंप्लीफाइंग इंपोर्ट टैरिफ फॉर कंपोनेंट्स एंड ऑफर फिजिकल इंसेंटिव फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, डोमेस्टिक वालों को फिजिकल इंसेंटिव हम दे ही रहे हैं पीआईएल में, वो ठीक है, पीएलआई में। बट इंपोर्ट, क्योंकि कंपोनेंट्स तो इंपोर्ट करने पड़ते हैं ना, जैसे हमें सोलर पैनल बनाने हैं तो सेमी उसके अंदर के वेफर्स तो इंपोर्ट करने पड़ेंगे। राइट, कंप्यूटर्स वगैरह बनाने हैं तो सेमीकंडक्टर तो इंपोर्ट करने पड़ेंगे। तो कंपोनेंट्स जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उन पे टैरिफ कंसेशन दिया जाए ताकि वो सस्ते हों। जब रॉ मटेरियल सस्ता आएगा तभी फिनिश प्रोडक्ट सस्ता बनेगा और ग्लोबली कॉम्पीट कर पाएगा। India is import dependent on numerous components used in manufacture of mobile phone, other electronics, including microprocessors, GPUs, ancillary chips. On an average, India's tariff on relevant electronics is around 7.5%, higher than China's 4%. ठीक है, तो इसको कम से कम अगर हम 3.5% और कम कर दें तो हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट बनेगा उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी एंड इट विल बी मोर कॉम्पिटेटिव इन इंटरनेशनल मार्केट। राइट, मलेशिया 3.5% लगाता है, मैक्सिको 2.7 लगाता है, हम लगा रहे हैं कंपोनेंट के इंपोर्ट पे 7.5%। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ इस गवर्नमेंट से ज्यादा इशू नहीं है। एक तो स्टूडेंट्स को इन्होंने बहुत बर्बाद किया है, नौकरियां रोक रोक के, पेपर लीक करवाते के, ओके, और दूसरा इन्होंने सिर्फ एक ही काम किया, टैक्स कलेक्शन बढ़ाने का। ठीक है, अगर आप 7.5% लगा रहे हो तो चाइना और मलेशिया मैक्सिको में बनने वाले प्रोडक्ट से कॉम्पीट कैसे करोगे अगर हमारे प्रोडक्ट्स महंगे बनेंगे तो।
द हाई टैरिफ पुट इंडियन इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट एट 5 to 6% कॉस्ट डिसएडवांटेज। तो हमारा जो प्रोडक्ट बन के जाता है 5 से 6% महंगा होता है एज कंपेयर टू दीज कंट्रीज, लेस कॉम्पिटेटिव हो जाता है। द नीड फॉर सिंप्लीफाइंग एंड स्ट्रीमलाइनिंग द टैरिफ स्ट्रक्चर सो एज टू अनलॉक इंडियाज एक्सपोर्ट पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। ओके, ग्रीन रेवोल्यूशन मेज में, देखिए मेज को जनरली हम लोग यूज करते थे फॉडर के लिए, ठीक है, हमारे लाइव स्टॉक वगैरह के लिए, लेकिन अब इसको हम इसको फ्यूल के लिए भी यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा, बायोफ्यूल्स बनाने के लिए, ठीक है, और इसमें हमने काफी इंप्रूवमेंट किया है। ग्रीन रेवोल्यूशन से हम सेल्फ सफिशिएंट बने व्हीट एंड राइस में, क्योंकि हाई यील्डिंग वेराइटीज के सीड यूज करे थे हमने, नॉर्मन बोरलॉग और स्वामीनाथन को, थैंक्स टू बोथ ऑफ देम। अनदर रेवोल्यूशन चल रहा है मेज में, क्योंकि यहाँ पर हमारा आउटपुट जो है वो ऑलमोस्ट ट्रिपल हुआ है, फ्रॉम 11 टू 35 मिलियन टन, और एवरेज पर हेक्टेयर यील्ड भी बढ़ी है फ्रॉम 1.8 टू 3.3 टन। फूड और फीड के लिए यूज किया जाता था, अब यूज किया जा रहा है फ्यूल के लिए। हार्डली ये फिफ्थ ऑफ इंडिया मेज प्रोडक्शन यूज फॉर डायरेक्ट ह्यूमन कंजम्पशन। देखिए ह्यूमन कंजम्पशन मेज का डायरेक्ट नहीं हो रहा है, पहले लाइफ स्टॉक को खिलाते हो, फिर आप लोग मीट वगैरह जो लेते हो उसके थ्रू आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। हार्डली ये फिफ्थ ऑफ इंडिया मेज प्रोडक्शन यूज फॉर डायरेक्ट ह्यूमन कंजम्पशन, 60% goes to poultry, birds and livestock. Maize supplies carbohydrates and the principal energy source for poultry and livestock. ठीक है, ये carbohydrates मिलता है इससे livestock को। 14 to 15% of India's maize utilization is for industrial purpose, क्योंकि इसमें होता है 60 to 70% starch, and this starch has application in textile, paper, pharmaceuticals, food and beverages industries. ठीक है, तो 14 to 15% चला जाता है इंडस्ट्रीज में, और 60 to 70% चला जाता है इनके लाइव स्टॉक के खाने में। नाउ मेज हैज इमर्ज एज ए फीड स्टॉक फॉर इथेनॉल डिस्टिलरीज, जो शुगर केन मोलासिस पे चलती हैं, जूस सिरप पे। ये क्या है कि जब शुगर केन का सीजन नहीं है तब ये कहती है चलिए अब मेज से बनाएंगे, ठीक है। ऑफ सीजन में ये लोग मेज यूज करते हैं क्योंकि शुगर केन अवेलेबल नहीं होता। दे हैव शिफ्टेड देयर फोकस टू मेज। अब हमने एक न्यू वैरायटी डेवलप की है IARI ने, ब्रेड इंडिया फर्स्ट वैक्सी मेज हाइब्रिड विथ हाई। अब ये दो चीज पे ध्यान दीजिएगा जरा, एमिलोपेक्टिन एंड स्टार्च कंटेंट होता है ये, मेकिंग इट बेटर सूटेड फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन। द स्टार्च इन मेज इज ए मिक्सचर ऑफ टू पॉलीमर्स, ये दो पॉलीमर्स हैं कंप्राइजिंग ग्लूकोज मॉलिक्यूल बॉन्डेड टुगेदर इन स्ट्रेट चेन एंड बॉन्डेड इन ब्रांडेड चेन। तो ये दो जो पॉलीमर्स हैं ये हैं हमारे एमिलोज एंड एमिलोपेक्टिन, ठीक है। 70% एमिलोपेक्टिन होता है और 30% एमिलोज होता है। हमें ज्यादा जरूरत होती है इस एमिलोपेक्टिन की, अगर हमें ज्यादा इसको फ्यूल बनाना है, ठीक है, ज्यादा निकालना है इसमें से। और हमने जो हाइब्रिड वैरायटी बनाई है रिसर्च करके, उसमें ये एमिलोपेक्टिन बढ़ के 93.9% हो गया है। जबकि जो एमिलोज है, एमिलोज स्टार्च इम्पार्ट हार्डनेस, इससे हार्डनेस आती है और इससे आती है सॉफ्टनेस, ठीक है, वाइल एमिलोपेक्टिन कॉजेज सॉफ्टनेस दैट इन टर्न अफेक्ट स्टार्च रिकवरी एंड फर्मेंटेशन रेट। क्योंकि सॉफ्टनेस इंश्योर करती है, सॉफ्टनेस जो एमिलोपेक्टिन से आ रही है, सॉफ्टनेस इंश्योर करती है grain fed into the mill for making flour. Granules with higher amylopectin are also easily accessible by alpha amylase and the enzyme that hydrolysis or break down the starch into smaller glucose unit, and the glucose is then fermented into ethanol yield yeast. ओके, इसलिए हमें एमिलोपेक्टिन का कंसंट्रेशन बढ़ाना है, इसका नहीं बढ़ाना है, ठीक है। ये देता है सॉफ्टनेस, सॉफ्टनेस होगी तो ज्यादा जूस निकलेगा। ठीक है, अभी तक निकलता है 390 लीटर्स ऑफ इथेनॉल फ्रॉम 1 टन ऑफ नॉर्मल मेज ग्रेन। अगर हम लोग ये नई वैरायटी यूज करेंगे तो हम लोग रिकवर कर पाएंगे 420 लीटर्स तक का फ्रॉम 1 टन ऑफ मेज। प्राइवेट सेक्टर इसमें काफी आगे आया है, 80% ऑफ द 10 मिलियन हेक्टेयर प्लस एरिया प्लांटेड टू मेज इन इंडिया। तो प्राइवेट सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें ज्यादा है। एक ट्राइब न्यूज में है मास्चो पीरो, ये लार्जेस्ट अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब थी जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट में रहती है, पेरू में। अब ये कॉन्टेक्ट में क्यों आने लगी है? इसका रीजन ये है कि जब पेरू में रबर बूम आया था 1880s में, तो ये जो पीरो ट्राइब है, इनको फोर्सिबली डिस्प्लेस कर दिया गया उनके लैंड से, या एनस्लेव कर लिया या फिर किल कर दिया गया। जो बच गए थे वो मूव कर गए ऊपर की तरफ पहाड़ियों में, मनु रिवर के अक्रॉस, ठीक है, और आइसोलेशन में रहना शुरू कर दिया तब से। बट अब क्या हुआ है कि जो वुड लॉगिंग कंपनीज हैं, ठीक है, वो फॉरेस्ट काटने पे तुली हैं, तो इन लोगों ने एनक्रोच कर दिया इस टेरिटरी में भी। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनके पास कोई जगह नहीं है जहां ये जा सके, इसलिए ये इतना ज्यादा अब साइटिंग हो रही है इनकी, इतना दिखना शुरू हो गए। क्योंकि पहले आपने यहां से भगाया रबर प्लांटेशन के नाम पे, अब आप उनको भगा रहे हो डिफॉरेस्टेशन के नाम पे, लॉगिंग कंपनीज, ठीक है। तो अब इसलिए दैट इज वाई द नंबर ऑफ साइटिंग्स हैव राइजन इन रिसेंट ईयर्स। ओके,
तो ये 2 आर्टिकल्स हमें इंडियन एक्सप्रेस से काम के थे, बाकी और कुछ नहीं है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन एंड प्लीज जॉइन द ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड मेंस 450 सीरीज। डू जॉइन आवर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। उसमें स्टैटिक का पूरा रिवीजन होगा और 2 मंथ की आंसर राइटिंग कराई जाएगी नवंबर एंड दिसंबर में। जब आप तैयार हो जाएंगे इसके लिए लाइव आंसर राइटिंग होगी, ठीक है, बिल्कुल आपको तैयार किया जाएगा। और जनवरी से हम लोग प्रीलिम्स की रिवीजन सीरीज भी लॉन्च कर देंगे। ये सब उसी में इंक्लूड रहेगा आपका, जो 6000 18 मंथ्स तक वैलिड है टिल 2025 मेंस, ठीक है। और अगर आप सिर्फ क्वालिटी देखना चाहते हैं पहले, तो आप इसको मंथली बेसिस पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, विच कम्स एट 1000 रुपीज पर मंथ। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।